गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं तृप्ति दुबे अपने चैनल में आप सबका स्वागत करती हूं। तो चलिए आज के इस वीडियो में अपन भारत का जो प्राचीन इतिहास है, प्राचीन इतिहास का मतलब है आपके पाषाण काल से लेकर के गुप्त काल तक इतने सारे जो चैप्टर्स हैं वो अपन एक वीडियो में कवर करने वाले हैं। और सिर्फ एमसीक्यू नहीं बनाना है ना अपने को, पूरा कॉन्सेप्ट वाइज मैं चीज़ों को आपको क्लियर करते हुए चलूंगी और जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनते हैं वो सारा हम देखने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हमारा आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास जब हम पढ़ेंगे बच्चे तो इसमें सबसे पहले अपने को पढ़ना होता है प्रागैतिहासिक काल। और प्रागैतिहासिक काल को भी खुद 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है पूरा पाषाण काल, एक होता है मध्य पाषाण काल, एक होता है नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल का जो टाइमिंग पीरियड है वो 25 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। मध्य पाषाण काल का 8,000 से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और नवपाषाण काल का 4,000 से लेकर के 1,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अब हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल का, तो इसका जो टाइमिंग पीरियड है वो अज्ञात काल से लेकर के 1,000 ईसा पूर्व तक मानते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल का अर्थ, सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल का अर्थ होता है इतिहास से पूर्व का युग। प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसकी जानकारी पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त हुई है। इस समय इतिहास की कोई भी जानकारी हमको लिखित रूप में नहीं मिली थी, इसी वजह से प्रागैतिहासिक काल को प्रस्तर युग भी कहते हैं। देखो ये वह समय था जिसका हमको कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है, हम सिर्फ खुदाई के दौरान जो चीजें मिली हैं उसी से इसका अंदाजा लगाते हैं कि प्रागैतिहासिक काल में ये हुआ करता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर का सबसे लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, प्रस्तर युग भी कहा जाता है। ये आप याद रख लेंगे क्योंकि ये एग्जाम में पूछ सकता है, थोड़ा सा यूनिक प्रश्न यहाँ से बन जाता है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स है, देखते हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में। तो देखिए, इतिहास का वह समय जिस समय मानव पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं जानता था। इस काल के विषय की जानकारी पाषाण के उपकरण तथा मिट्टी के बर्तन और खिलौने से प्राप्त होती है। भारतीय प्रागैतिहासिक को उद्घाटित करने का जो श्रेय है वो डॉक्टर प्राइम रोज नामक एक अंग्रेज को जाता है। मतलब कि प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानकारी कैसे मिली, तो सबसे पहले जानकारी देने वाले व्यक्ति हैं आपके प्राइम रोज नामक एक अंग्रेज, याद रखना है। ठीक है, इतिहास का वह समय जब हम पढ़ना लिखना कुछ नहीं जानते थे, और अंग्रेज का नाम तो खास करके आपको याद रखना ही है, प्राइम रोज। इनसे ही हमको प्रागैतिहासिक काल की जानकारी मिली। अब देखो बात करते हैं आदि ऐतिहासिक काल का। तो इस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं, ऐसे काल को आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। और ऐतिहासिक काल, इस समय मनुष्य जो है लिखित विवरण उपलब्ध है। मतलब आदि ऐतिहासिक काल में पढ़ना लिखना जानते थे पर जो भाषा में लिखा होता था हम वो नहीं समझ पाते थे। और ऐतिहासिक काल में तो सब चीज हम समझ रहे हैं, इसी के अंतर्गत गीता महाभारत सब हम पढ़ रहे हैं ना। प्रागैतिहासिक काल की हम बात कर लिए, इसके अंतर्गत आदि ऐतिहासिक काल भी मैंने आपको समझा दिया और ऐतिहासिक काल भी मैंने आपको समझा दिया। अब देखो प्रागैतिहासिक काल के पूरा पाषाण काल की बात कर लें तो इस समय मानव गुफाओं में रहते थे और अपने हर एक कार्य के लिए पत्थरों का प्रयोग किया करते थे। साथ ही उन्हीं पत्थरों की सहायता से ये लोग अपने भोजन के लिए जंगली जानवर का शिकार करते थे, फल और सब्जी भी इकट्ठा किया करते थे। पूरा पाषाण काल की मैं बात कर रही हूँ, तो पूरा पाषाण काल के बारे में आपको जानकारी मिल गया कि इस टाइम के मनुष्य क्या क्या करते थे। अब देखो इस टाइम का जो मनुष्य होता था वो भोजन को जो भी इकट्ठा करते थे उसको कच्चे ही खा जाते थे, क्योंकि उनको भोजन पकाने की जानकारी नहीं थी कि कैसे पकेगा। परंतु इस समय का जो मानव है वो आग की खोज तो कर लिया था लेकिन उसका प्रयोग नहीं जानता था। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखेंगे कि पूरा पाषाण काल में आग की जानकारी थी पर उसका प्रयोग कैसे करना है इसकी जानकारी इस टाइम के लोगों को नहीं था। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल में ही आग की खोज हो गई थी पर इसका प्रयोग करना ये लोग नवपाषाण काल में सीखते हैं। ये पूरा पाषाण काल की कुछ विशेषताएं हैं जो आपको याद रखना है। अब देखो होमोसेपियंस कौन था, तो ये मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, या हम बोल सकते हैं कि हमारे पूर्वज थे। पहली बार इस चरण के अंतिम में दिखाई दिए थे और भारत में इन मानव के रहने की जो शुरुआती प्रमाण है वो 5 लाख ईसा पूर्व से ही मिलता है आपको। पूरा पाषाण काल की बात कर ले तो पूरा पाषाण काल को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण। सबसे पहले मैंने बताया था प्रागैतिहासिक काल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। इसके अंतर्गत हम निम्न पूरा पाषाण काल की बात कर लें तो इस युग में 2 अलग अलग प्रकार के उपकरण देखने के लिए मिलते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आपको समझना है। देखिए निम्न पाषाण काल की बात कर लें तो चापर चापिंग पेबुल संस्कृति। क्या है ये संस्कृति, जिसमें चापर बड़े बड़े आकार वाला उपकरण होता है जो पेबुल से बनाया जाता है। पत्थर के वे टुकड़े जो पानी के बहाव के कारण चिकने और सपाट हो जाते हैं इन्हें ही कहा जाता है। इसमें एक तरफ धार होता है और इसका उपयोग काटने के लिए किया जाता है। चापर चापिंग पेबुल संस्कृति। आगे क्या आपको समझ में किसके बारे में बात कर रही थी, देखो जो चाबर चाबुल संस्कृति की मैं बात कर रही थी इसमें क्या होता है कि अगर कोई पत्थर है और उसमें लगातार पानी गिर रहा है तो लगातार पानी गिरने की वजह से उसका ऊपर वाला जो हिस्सा है ना वो प्लेन हो जाता है, सपाट हो जाता है, थोड़ा चिकना हो जाता है, लेकिन नीचे से वो नुकीला हो जाता है। ठीक है, तो इसी उपकरण के बारे में हमने अभी चर्चा किया था। अब देखो निम्न पूरा पाषाण युग क्या है, तो इसके उपकरण सर्वप्रथम पंजाब के सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए थे। ध्यान रखना है आपको, समझेंगे। निम्न पूरा पाषाण काल की मैं बात बता रही हूँ तो
तो इस टाइम पर जो उपकरण मिले हैं बच्चे वो सबसे पहले पंजाब के सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। इसी कारण इसको सोहन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। किसकी बात कर रही हूँ? निम्न पुरा पाषाण की बात कर रही हूँ। क्वेश्चन में सीधे आ जाएगा कि निम्न पुरा पाषाण युग के जो औजार हैं वो कहाँ से मिले हैं। तो सबसे पहले ये पंजाब से मिला। पंजाब में भी कहाँ से मिला? तो पंजाब के सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। इसी कारण सोहन संस्कृति के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, यह पॉइंट भी आप बिल्कुल ध्यान से याद रखेंगे। चलिए, दूसरी जो संस्कृति है वो है हैंड एक्स संस्कृति। हैंड एक्स संस्कृति क्या है? तो यह एक प्रकार का साधारण पत्थर के कोर तथा फ्लेक प्रणाली द्वारा निर्मित किए गए उपकरण है। देखो यहाँ पर इमेज आपको दिख रहा होगा, एक प्रकार का पत्थर ही है ये, है ना। तो यह एक प्रकार का साधारण पत्थर का कोर तथा फ्लेक प्रणाली द्वारा निर्मित किए गए उपकरण है तथा ये स्क्रेपर या खुरुचनी के एक पत्थर का ब्लेड होता है। इसका किनारा धारदार होता है। इसके उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के समीप वादमदुराई तथा अतिरमपक्कम नामक जगह से प्राप्त हुआ था। देखो, दो ही संस्कृति हमने देखा, एक तो चापड़ संस्कृति और दूसरा हैंड एक्स संस्कृति। चापड़ संस्कृति का जो साक्ष्य वो अपने को पंजाब सोहन नदी घाटी से मिला है और हैंड एक्स संस्कृति का जो छाप है वो अपने को मद्रास के वादमदुराई तथा अतिरमपक्कम नामक जगह से प्राप्त हुआ है। यह पॉइंट आपको याद रखना है। इमेज भी आपको दिख गया कि किस प्रकार की आकृति होती है, तो ये समझना आपके लिए और ज्यादा आसान हो जाएगा। तो दोनों ही संस्कृति है, दोनों ही आपको ध्यान रखना है क्योंकि दोनों से प्रश्न आपके बन जाते हैं। क्लियर, याद रहेगा आपको। चलिए, अब हम बात करते हैं मध्य पुरा पाषाण काल के बारे में। अब ये मध्य पुरा पाषाण काल क्या है तो समझेंगे। पूरा पाषाण काल क्लियर हो गया, सिर्फ दो संस्कृति हमको उसके बारे में पढ़ना है और ज्यादा नहीं पढ़ना है। मध्य पुरा पाषाण काल में जेस्पर चर्ट पत्थरों का प्रयोग प्रमुख कच्चे माल के रूप में होने लगा। याद रखेंगे, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया है, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट को ही मैंने इंक्लूड किया हुआ है। मध्य पुरा पाषाण काल में जेस्पर चर्ट पत्थरों का प्रयोग प्रमुख कच्चे माल के रूप में होने लगा और इस समय के मुख्य औजार फलक, बेधनी और खुरुचनी थे। याद रहेगा, मध्य पुरा पाषाण काल की मैं बात कर रही हूँ। इस टाइम पर कौन सा कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता था? तो जेस्पर चर्ट पत्थरों का प्रयोग होता था और साथ में फलक, बेधनी और खुरुचनी इस टाइम के प्रमुख औजार थे जिसको औजार के रूप में प्रयोग किया जाता था। मध्य पुरा पाषाण काल की अपन चर्चा कर रहे हैं। याद रहेंगे, याद रखना पड़ेगा आपको, हर एक पॉइंट आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जहां से आपके प्रश्न बन जाएंगे। ठीक है, तो जेस्पर याद रखेंगे। अब देखो, मध्य पुरा पाषाण काल के बारे में थोड़ी सी और जानकारी। फलकों की अधिकता के कारण इस काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी गई। सीधे प्रश्न में पूछ लेगा, फलक संस्कृति कौन से काल को कहा जाता था? तो मध्य पाषाण काल को। पाषाण में भी पूरा पाषाण है ना, तो मध्य पूरा पाषाण काल को ही फलक संस्कृति कहा जाता था। अब ये फलक क्या होता है? तो फलक एक प्रकार का औजार होता है जिसे पत्थर तोड़ करके बनाया जाता था। तो फलक संस्कृति किसको कही जाती है? मध्य पूरा पाषाण काल को ही फलक संस्कृति कहा जाता था। देखिए, इसके प्रमुख स्थान उत्तर प्रदेश में चकिया मतलब वाराणसी, मिर्जापुर के वेलन घाटी, मध्य प्रदेश के भीमबेटका गुफा और सोन घाटी राजस्थान के बागान से इस काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो मध्य पाषाण काल के जो उपकरण है वो मेनली कहाँ से मिला है आपका? तो एक तो उत्तर प्रदेश में मिला है आपका वाराणसी से, ठीक है, मिर्जापुर के भेलन घाटी से भी मिला है अपने को, मध्य प्रदेश के भीमबेटका से भी इसके साक्ष्य मिले हैं और सोन घाटी तथा राजस्थान के बागान नामक जगह से भी इसकी जानकारी अपने को प्राप्त होती है। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट है, वो सारे के सारे पॉइंट आपको याद होना चाहिए। कहाँ से कौन कौन सा साक्ष्य मिला सब याद होना चाहिए। उत्तर प्रदेश, मिर्जापुर, बेलन घाटी, भीमबेटका, सोन घाटी, राजस्थान का कौन सा जगह मैंने बताया? तो राजस्थान के बागान नामक जगह से ये उपकरण की प्राप्ति अपने को हुई है। इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ, आप रट लें ताकि। चलिए, अब हम बात करेंगे उच्च पुरा पाषाण काल के बारे में। तो उच्च पुरा पाषाण क्या है? तो इस काल का मुख्य उपकरण ब्लेड है। ध्यान रखना है, उच्च पुरा पाषाण काल का मुख्य उपकरण क्या है? तो ये ब्लेड है। ब्लेड पतले और सक्रिय आकार का वह फलक है जो दोनों किनारे समानांतर होते हैं। इस काल में अस्थि हड्डी उपकरण की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो गई। यह दक्षिण के आंध्र प्रदेश और रेनी गुटूर और कर्नाटक के सोरापुर में इसके स्थल प्राप्त हुए हैं। उच्च पाषाण काल, ठीक है, इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये भी दक्षिण साइड पर ही आपका मिला है, आंध्र प्रदेश से और कर्नाटक के सोरापुर नामक जगह से उच्च पाषाण काल की जानकारी अपने को मिलती है। खास बात क्या है? तो इस टाइम पर ब्लेड के उपकरण प्रयोग किए जाते थे। ब्लेड पतले सक्रिय आकार का वह फलक होता था जो जिसके दोनों ही किनारे जो है समानांतर होते थे। यह इसका मेन पॉइंट है।
कहाँ से मिला? आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ये दोनों ही जगह आपको याद रखना है जहां से आपको उच्च पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्या क्लियर हो गई? निम्न भी हमने पढ़ लिया, मध्य भी पढ़ लिया, उच्च भी हमने पढ़ लिया। क्लियर? अब हम आगे बात करते हैं मध्य पाषाण युग का। जो हम अभी तक देख रहे थे वो आपका पाषाण काल का था, जिसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। अब मध्य पाषाण काल की खासियत यह है कि इसका जो टाइमिंग पीरियड है वो 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक बताया जाता है, कहीं कहीं पर 10,000 से 4000 तक भी बताया जाता है। ठीक, अब देखिए मध्य पाषाण युग का जो आरंभ है वो 8000 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। इस युग में जलवायु गर्म और शुष्क हो जाने के कारण मानव के रहन सहन में परिवर्तन हुआ और जीव जंतु और वनस्पतियों में भी बदलाव लाए गए थे, जिससे इंसानों के लिए नए क्षेत्र का जाना संभव हुआ था। मध्य पाषाण काल में अब थोड़ा बहुत बदलाव होगा ना। मनुष्य जो है आदि मानव से मनुष्य कैसे बना? कुछ ना कुछ चेंज हुआ है तभी बना है। तो क्या क्या चेंज हुआ है उसी के बारे में यहाँ पर चर्चा किया गया है। तो इस युग में जलवायु कैसा होता था? गर्म और शुष्क हो जाता था, जिसकी वजह से वनस्पति में, मनुष्यों में, इनके रहन सहन में अपने को परिवर्तन देखने के मिला, जिससे कि इंसानों के लिए नए क्षेत्र में जाना संभव हो पाया था। ये मध्य पाषाण काल की कुछ खासियत है, जो एक नॉर्मली चीज है जो आपको पता होना चाहिए, है ना। चले आगे बात करते हैं। इसी के साथ ही इस काल में औजार बनाने की जो तकनीक है इसमें भी परिवर्तन हुआ। क्वार्टजाइट के अलावा अन्य छोटे पत्थरों का प्रयोग भी ये लोग करने लगे, जिससे शिकार करने के तरीकों में भी बदलाव हुआ था। इस समय का जो मनुष्य है वो कुत्ता पालन के साक्ष्य आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागोर राजस्थान से मिलता है। इस समय जो मनुष्य है वो एक पशु पालता था, और सबसे पहला पाला गया पशु क्या है? तो कुत्ता है। इसके साक्ष्य कहाँ से मिले? तो इसके जो साक्ष्य है वो आदमगढ़ से मिला है। आदमगढ़ कहाँ पड़ता है बच्चे? तो ये पड़ता है आपके मध्य प्रदेश में, और बागौर राजस्थान से इसकी जानकारी मिलती है, याद रहेगा। तो इस समय का जो मनुष्य है वो कुत्ता पालन करता था। इसका साक्ष्य कहाँ से मिला? आदमगढ़ से और बागौर से। आदमगढ़ आपका कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में, और बागौर कहाँ पड़ता है? तो आपके राजस्थान में पड़ता है। किसका साक्ष्य मिलता है कि सबसे पहले पाला गया पशु जो है कुत्ता था? इसका साक्ष्य इन दोनों जगहों से मिला है, याद रहेगा। कौन कौन सा जगह मैंने बताया? आदमगढ़ और बागौर। आदमगढ़ आपके मध्य प्रदेश में है, वहीं बागौर कहाँ है? आपके राजस्थान में है। इस प्रकार से कॉन्सेप्ट के साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके बनते हैं सभी हम कवर करते हुए चलेंगे। देखिए मध्य पाषाण काल में इस युग के रहन सहन की जो जानकारी है वो पत्थरों की गुफाओं में दीवारों पर बनाए गए चित्र की नक्काशी से भी मिलती है। मतलब इस टाइम पर क्या होता था ना, जो आदि मानव टाइम पास कैसे करें, तो दीवारों पर ये लोग भित्तीय चित्र बनाते थे, और इन चित्रों को देखकर ही इनके नक्शा के माध्यम से ही जानकारी प्राप्त होती है। और साथ ही इस युग में प्रयोग होने वाले कृष्ण लोहित मृदभांड, जिसको काले और लाल रंग की मिट्टी के बर्तन प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। आया बात समझ में? मतलब इस टाइम पर ये लोग दीवारों पर जो चित्र बनाते थे उससे इसकी जानकारी मिली। इसके साथ साथ इस समय के जो लोग हैं वो काले और लाल रंग के मिट्टी का बर्तन प्रयोग करते थे, इसके साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, जिसको एक और भाषा में कृष्ण लोहित मृदभांड कहा जाता है। तो आपको याद रखना, ये दिख रहा होगा आप लोग को, काले और लाल रंग का होता है, जिसको तांबा कलर हम बोल सकते हैं मिक्स रूप में, है ना। तो इस टाइम पर कृष्ण लोहित मृदभांड, काले और लाल रंग के मृदभांड का साक्ष्य अपने को मिला है। कौन से काल की बात कर रही हूँ? मध्य पाषाण काल की बात कर रही हूँ। तो मध्य पाषाण काल में कौन से रंग के मृदभांड प्रयोग होते थे, याद रहेगा। देखिए उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के प्रतापगढ़ से छोटी बस्ती के साक्ष्य भी मिले हैं। ये भी आपको याद रखना है कि इलाहाबाद के प्रतापगढ़ से छोटी बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। इसके साथ साथ अतिरिक्त अनेक छोटी भट्टियां, झोपड़ी, फर्श तथा दाह संस्कार के प्रमाण भी यहाँ से मिले हैं, और यहाँ से मानवीय आक्रमण के युद्ध का प्राचीनतम साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। मतलब मध्य पाषाण काल में युद्ध के भी साक्ष्य अपने को प्राप्त हुए हैं। कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ है, याद रखना है। इस काल में मानव अस्थि पंजर का सबसे पहले अवशेष तथा हड्डियों के आभूषण प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सराय नाहरराय तथा महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्या बताया जा रहा है? तो मध्य पाषाण काल में मानव के जो अस्थि पंजर है ना, इसके सबसे पहले अवशेष तथा हड्डी से लोग आभूषण बना करके पहनते थे, इसका साक्ष्य सबसे पहले कहाँ से मिला? तो यह मिला आपके प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सराय नाहरराय तथा महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ। याद रखना है, अस्थि पंजर और हड्डी के आभूषण प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सराय नाहरराय तथा महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ था। साथ में यहाँ से बारहसिंगा, भैंस, हाथी, सूअर, कछुए और पत्तियों के अवशेष भी मिले हैं। यही आ जाएगा एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन से जानवर के अवशेष मिले हैं। तो बारहसिंगा, भैंस,
हाथी, सुअर, कछुए और पत्ती के अवशेष मिले हैं। यहाँ से अनेक शवाधान भी मिले हैं जिसमें 2 व्यक्तियों को एक साथ दफनाया गया। आया हुआ एग्जाम में ध्यान रखेंगे, 2 व्यक्तियों को एक साथ दफनाया गया, ये साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो मध्य पाषाण काल का ही ये साक्ष्य है, जो कि कहाँ से मिला? आपके उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। ध्यान रखना है आपको चीजों को, है ना, क्योंकि बहुत आराम से चीजें पूछ ली जाती हैं और कुछ भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, तो आपको बहुत आराम से चीजों को समझना है। 100% एक भी पॉइंट आपका मिस नहीं होगा। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके हर एक चैप्टर से बन जाते हैं वो सारा का सारा मैं इस वीडियो में आपको कवर करा दूंगी। अब देखिए, बुर्ज होम कश्मीर से मालिकों के साथ कुत्ता को दफनाने का साक्ष्य मिला है। मैंने थोड़ी सी कोशिश की है कि आप लोग को इमेज यहाँ पर बनाकर दिखा सकूं। ये देखिए कुछ इस प्रकार से, मतलब मालिक तो है ही है और मालिक के साथ में कुत्ते को भी दफनाया गया है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो यह साक्ष्य भी यहाँ से मिला है। कहाँ से मिला है? तो बुर्ज होम से मिला है। बुर्ज होम कहाँ पड़ता है? कश्मीर में पड़ता है। तो बुर्ज होम कश्मीर से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिलता है। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागौर से जंगली और पालतू दोनों प्रकार के पशुओं की जली हुई अस्थियां मिली है। ध्यान रखना है आपको, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागौर से जंगली और पालतू, कहाँ की बात कर रही हूँ? राजस्थान की बात कर रही हूँ। कौन सा जिला? राजस्थान का भीलवाड़ा। यहाँ से, यहाँ के जो बागौर है ना, यहाँ से जंगली और पालतू दोनों प्रकार के पशुओं की जली हुई अस्थियां मिली है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो जली हुई अस्थियां कहाँ से मिली है, याद रखना है। इस काल के प्रमुख केंद्र हैं बेतवा घाटी, सोन घाटी, कृष्ण घाटी, बेलन घाटी और नेवासा। याद रखना है, बेतवा घाटी, सोन घाटी किधर पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में आपका पड़ता है। वहीं कृष्ण घाटी आपके कर्नाटक में पड़ जाएगा। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में पड़ जाता है। उत्तर प्रदेश से तो बहुत ज्यादा साक्ष्य मिले हैं आपके मध्य पाषाण काल के, है ना, याद रखेंगे। नेवासा, नेवासा आपके महाराष्ट्र में पड़ता है बच्चे। भारत से मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी CL कार्लाई ने 1857 के विंध्य क्षेत्र खोज निकाले थे। याद रखना है, मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी किसे मिला सबसे पहले? तो मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी आपके CL करलई, CL करलई 1857 में। CL करलई याद रहेगा। मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी किसने दिया? तो ये दिए थे CL करलई ने। कब? तो 1857 ईस्वी के विंध्य क्षेत्र से इन्होंने खोज करके निकाला था। चलिए, इस काल के प्रमुख केंद्र क्लियर हो गया आपको। अब आगे बात कर लेते हैं नवपाषाण काल के बारे में। सबसे पहले तो नवपाषाण काल का टाइमिंग पीरियड किसको कहा जाता है? तो नवपाषाण काल का जो टाइमिंग पीरियड है वो 4000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। अब इसकी कुछ खास बातें देखते हैं। तो नवपाषाण काल को ही नियोलिथिक शब्द के प्रयोग किया गया है। नवपाषाण या नियोलिथिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो सर जॉन लुबाक ने 1885 में प्रकाशित पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में किया गया है। ध्यान रखेंगे, नवपाषाण नामक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? या फिर नियोलिथिक, नवपाषाण को ही नियोलिथिक कहा जाता है। तो नवपाषाण या फिर नियोलिथिक नामक शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉन लुबाक ने किया था। जॉन लुबाक ने किया था। कब किया था? 1885 में किया था। और उनकी पुस्तक का क्या नाम था? प्री हिस्टोरिक टाइम्स। प्री हिस्टोरिक टाइम्स नाम क्या है बंदे का? जॉन लुबाक। याद रखना है आपको। इस समय का मानव पूरा पाषाण और मध्य पाषाण की अपेक्षा थोड़ा सा अधिक बदल चुका था, क्योंकि भाई समय प्रोग्रेस कर रहा है ना। तो पूरा पाषाण और मध्य पाषाण की अपेक्षा थोड़ा सा बदलाव मनुष्य में आपको कुछ ज्यादा बदलाव बोलना चाहिए नवपाषाण काल में देखने के लिए मिलता है। इनका नाम याद रखना है, जॉन लुबाक। ठीक है, और पुस्तक का नाम भी याद रख सकते हैं, प्री हिस्टोरिक टाइम्स। इसमें इन्होंने सबसे पहले नवपाषाण या फिर नियोलिथिक शब्द का प्रयोग किया था। इंपॉर्टेंट है इसलिए रिपीट कर रही हूँ, जो रेड में लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अब देखिए, नवपाषाण में मानव एक जगह स्थायी निवास करने लगे और धीरे धीरे इस काल में पशुपालन और कृषि कार्य का विकास भी होने लगा। भारत में बलूचिस्तान, देखो प्रश्न में बन जाएगा कि कृषि कार्य कब से चालू करने लगे ये लोग, पशुपालन कब से चालू करने लगे? तो नवपाषाण काल ही वो समय था जब ये कृषि भी करने लगे, पशुपालन भी करने लगे। अब जब कृषि करने लगे तो उनको एक जगह में रहना भी पड़ा, इसलिए स्थायी निवास भी लोग नवपाषाण काल में ही करने लगे थे। भारत में बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से कृषि का प्रारंभिक साक्ष्य मिलता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले कृषि का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो मेहरगढ़ से मिला, ये तो सबको पता था। तो मेहरगढ़ पड़ता कहाँ है? मेहरगढ़ आपका पड़ता है बलूचिस्तान में। तो भारत के बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में सबसे पहले साक्ष्य मिलता है। इसके अतिरिक्त कई अन्य साक्ष्य अलग अलग जगह से भी मिले हैं। तो सबसे पहला किसका साक्ष्य? कृषि का। कहाँ से? मेहरगढ़ से। और मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? तो आपके बलूचिस्तान में पड़ता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, याद रखेंगे। इस युग में अग्नि से भोजन पकाने की जानकारी तकनीक प्रारंभ हुई।
इस काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मैंने बताया ना आपको कि आग की खोज पूरा पाषाण काल में हो गई थी, लेकिन आग का प्रयोग कैसे करना है इसका जानकारी नहीं था। तो इसका जानकारी कब हुआ? आपके नवपाषाण काल में हुआ। प्रश्न को समझकर ही आंसर लीजिएगा। पाकिस्तान में स्थित मेहरगढ़ से गेहूं, जौ और कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं। मतलब पाकिस्तान में जो आपका मेहरगढ़ स्थित है, मैंने अभी बताया कि यहाँ कृषि का सबसे पहला साक्ष्य मिला था। तो यहाँ 3 चीजों की खेती की जाती थी। सबसे पहले यहाँ गेहूं की खेती की जाती थी, जौ की खेती की जाती थी और कपास की खेती की जाती थी। ध्यान रखेंगे, गेहूं, जौ और कपास। इसके अलावा यहाँ से कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और गोलाकार के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। तो मेहरगढ़ से जहाँ कृषि के साक्ष्य मिले हैं, वहीं कच्ची ईंटों के आयताकार के मकान के भी साक्ष्य मिले हैं। आयताकार के साथ साथ गोलाकार के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आपके मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुआ है। याद रखना है, कृषि के साथ साथ मकान, और वो भी कैसा? आयताकार और गोलाकार, दोनों ही टाइप के जो मकान है उसके साक्ष्य यहाँ से आपको मिल जाते हैं। तीनों खेती भी याद रखना है, गेहूं, जौ और कपास। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। महगढ़ा बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसके बारे में थोड़ा ध्यान से आप समझेंगे। महगढ़ा क्या है? तो बेलन घाटी क्षेत्र में स्थित इस स्थल से पशुपालन का स्पष्ट प्रमाण मिला है। कहाँ से? महगढ़ा। महगढ़ा कहाँ है? तो यह बेलन घाटी क्षेत्र में स्थित है। बेलन घाटी क्षेत्र में स्थित इस स्थल से पशुपालन का स्पष्ट प्रमाण मिला है। कहाँ से? महगढ़ा से, जिसमें 3 बहुत बड़े बड़े दरवाजे हैं तथा 28 स्तंभ गर्त है। किसकी बात हो रही है? बेलन घाटी क्षेत्र की बात हो रही है। यह जो क्षेत्र है वो कैसा है? तो यहाँ 3 बड़े बड़े दरवाजे हैं, साथ में 28 स्तंभ गर्त भी है। इसमें 20 से अधिक पशु बांधे जा सकते हैं, ऐसा यहाँ से साक्ष्य मिला है। कितने स्तंभ? 28 स्तंभ, और 20 से ज्यादा पशु यहाँ पर बांधे जा सकते हैं। उन्नूर और पय्यमपल्ली, ये दोनों जगह का नाम भी आप याद रखेंगे। उत्तनूर और पय्यमपल्ली। उत्तनूर कहाँ पड़ता है? तो ये आपके आंध्र प्रदेश में पड़ता है, और पय्यमपल्ली आपके तमिलनाडु में पड़ता है। इन दोनों जगहों से कपड़े के निर्माण का और कपड़े के उपयोग का प्रथम साक्ष्य मिला है। देखो, हर मैंने बोला ना, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा और आपके लिए यूनिक होगा, ध्यान रखना है। महगढ़ा वह जगह है जहां से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं आपको, बेलन घाटी वाले क्षेत्र से, ठीक है, जिसमें 3 दरवाजे थे और 28 स्तंभ बना हुआ था। लगभग 20 पशुओं को यहाँ बांधा जाता था, ऐसा साक्ष्य मिला है। उत्तनूर और पय्यमपल्ली, उत्तनूर और पय्यमपल्ली से क्या साक्ष्य मिले? तो उत्तनूर आंध्र प्रदेश में पड़ता है, पय्यमपल्ली तमिलनाडु में पड़ता है। इन दोनों जगहों से कपड़े के निर्माण के और कपड़े के उपयोग के साक्ष्य मिले हैं। सबसे पहला कपड़ा का साक्ष्य कहां से मिला? तो उत्तनूर और पय्यमपल्ली से मिला था। कपड़े के उपयोग का प्रथम साक्ष्य। पहले आदि मानव कपड़ा कहाँ पहनते थे? छाल हुई तो लपेटे रहते थे, लेकिन सबसे पहले कपड़े के उपयोग का जो साक्ष्य है ये इन दोनों जगहों से मिला था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो उत्तनूर और पय्यमपल्ली, उत्तनूर पड़ता है आंध्र प्रदेश में और वहीं पय्यमपल्ली कहाँ पड़ता है? आपके तमिलनाडु में। याद रहेगा, बात कर रहे हैं हम नवपाषाण काल का, तो कपड़े का सबसे पहला साक्ष्य इन दोनों जगहों से मिला था। महगढ़ा में पशुपालन का स्पष्ट प्रमाण मिला है, तो आपको ध्यान रखना है बेलन घाटी क्षेत्र, घाटी का भी नाम याद रखना, बेलन घाटी क्षेत्र है जहां से पशुपालन का सबसे पहला स्पष्ट प्रमाण मिला है। अब हम बात करेंगे ताम्रपाषाण युग का। ताम्रपाषाण युग या ताम्रपाषाण संस्कृति का जो आरंभ है वो नवपाषाण युग के बाद हुआ था। यह पॉइंट तो सबसे पहले याद रख लो कि जो ताम्रपाषाण युग आया था ना, ये नवपाषाण युग के बाद चालू हुआ था आपका। ठीक है, तो ताम्रपाषाण युग या ताम्रपाषाण संस्कृति का जो आरंभ है वो नवपाषाण युग के बाद ही हुआ था। ताम्रपाषाण युग या ताम्रपाषाण संस्कृति में उपकरण, औजार और हथियार के निर्माण में पत्थर के साथ साथ तांबे का भी प्रयोग होता था। इसी वजह से इस युग को ताम्रपाषाण युग कहा जाता है। इसलिए इस समय को ताम्रपाषाण युग या फिर ताम्रपाषाणिक युग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? समझ आ गया? क्योंकि तांबे के साथ साथ, या ये बोलूं कि पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग किया जाता था। अब देखो, नवपाषाण युग के अंत में धातुओं का प्रयोग बढ़ने लगा। सर्वप्रथम धातु में तांबे का प्रयोग किया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सबसे पहले कौन सा धातु का प्रयोग किए थे? तो तांबे का प्रयोग किया गया था। जो जिस संस्कृति ने पत्थर के साथ साथ तांबे का भी प्रयोग किया, उसी संस्कृति को ताम्रपाषाणिक कहा गया। ठीक है, जिसका अर्थ है पत्थर और तांबे के उपयोग की अवस्था, दोनों का उपयोग किया जाता है। यह इस युग की खासियत थी और इसी वजह से इसका नाम ही दे दिया गया ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाणिक कहा जाता था इस संस्कृति को, जिसमें तांबे और पत्थर का मिला करके प्रयोग किया जाता था। और सबसे पहला धातु कौन सा था जिसका प्रयोग किया गया? तो यह था आपका तांबा। याद रखना है, तकनीकी की दृष्टिकोण से ताम्रपाषाण युग हड़प्पा की कांस्यकालीन संस्कृति से पहले की। अगर हम तकनीकी की बात करें तो यह जो ताम्रपाषाण युग है हड़प्पा से पहले आया था, लेकिन भारत में हड़प्पा की
कांस्य संस्कृति पहले आती है और अधिकांश ताम्रपाषाण युग की संस्कृतियां बाद में आती है। दो प्रकार की बातें हो रही है। अगर तकनीकी की दृष्टिकोण से बात करें तो पहले ताम्रपाषाण आया था, उसके बाद कांस्य आया था। लेकिन हम भारत के इतिहास की अगर हम बात करें तो पहले हड़प्पा संस्कृति पढ़ते हैं, हड़प्पा संस्कृति को ही हम कांस्य संस्कृति कहते हैं ना। इसके बाद अपने को ताम्रपाषाण काल पढ़ना होता है। अब देखो ताम्रपाषाण युग की कुछ खासियत देख लेते हैं। ताम्रपाषाण युग के लोग पशुपालन और कृषि किया करते। थोड़ा सा इमेज बनाने की कोशिश की हूँ यहाँ पर मैं, अगर आपको दिख रहा होगा तो देखें, इसे पढ़ने में आसानी हो जाता है ना चीजों को। चलिए, ताम्रपाषाण युग के लोग पशुपालन और कृषि किया करते थे। वे मुख्य रूप से अनाज, गेहूं, चावल के अलावा बाजरा, मसूर, उड़द और मूंग आदि दलहनी फसलें भी उगाया करते थे। मैंने आपको बताया एक भी पॉइंट एक भी चैप्टर से नहीं छूटेगा, हर एक पॉइंट को मैंने इंक्लूड किया हुआ है, इसलिए हर एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए। तो ताम्रपाषाण युग के लोग पशुपालन और कृषि कार्य करते थे। वे मुख्य अनाज, गेहूं, चावल और बाजरा, ये तो था ही, है ना, गेहूं था, चावल था, बाजरा था। इसके अलावा ये लोग मसूर की दाल, उड़द दाल और मूंग आदि दलहनी फसलें भी उगाने का काम किया करते थे। तो यह पॉइंट भी आपको याद रखना है कि क्या क्या फसल उगाते थे। तो गेहूं, चावल और बाजरा, इसके अलावा मसूर, उड़द और मूंग, मसूर, उड़द और मूंग, मसूर, उड़द और मूंग की दलहन फसल भी ये लोग उगाया करते थे। वे लोग भेड़, बकरी, गाय, भैंस और सुअर पाला करते थे। हिरन का शिकार करते थे। ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है बच्चे आपके लिए कि ये लोग कौन कौन सा पशु पालते थे ताम्रपाषाण युग में। याद रखना है, ताम्रपाषाण युग में ये लोग भेड़ पालते थे, बकरी पालते थे, गाय भी पालते थे, भैंस भी पालते थे और सुअर भी पाला करते थे। मतलब भेड़, गाय, भैंस, भेड़, बकरी सब पालते थे, सुअर भी पालते थे। लेकिन ये लोग हिरन का शिकार किया करते थे, मतलब हिरन को खाते थे। वे ऊंट से परिचित थे। इस बात के भी साक्ष्य ऊंट के अवशेष के रूप में प्राप्त हुए हैं। सामान्यतः इस संस्कृति का युग के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान रखेंगे कि ताम्रपाषाण युग के लोग किससे, कौन से जानवर से परिचित नहीं थे। तो ये लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, ऊंट से परिचित थे, क्योंकि ऊंट के अवशेष भी यहाँ से आपको प्राप्त हुए हैं। तो याद रहेगा, ताम्रपाषाण युग में लोग कौन से जानवर से परिचित नहीं थे, तो घोड़े से नहीं थे। ताम्रपाषाण युग के लोग समुदाय बना करके गांव में रहते थे तथा देश के विशाल भागों में फैले हुए थे, जहां पहाड़ी जमीन और नदियां स्थित थी। मतलब ये लोग कैसे जगह पे रहते थे, नॉर्मली पहाड़ों पे रहते थे, नदियों पे रहते थे, है ना। इतिहासकारों का मत है कि ताम्रपाषाण युगीन लोग पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं करते थे। संभवतः वह पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे। यहाँ पर इमेज दिख रहा है आप लोग को, देखो कुछ इस प्रकार के जगह बना करके ये रहा करते थे, जहाँ पर पास में आसानी से इनको नदी भी मिल जाए, आराम से ये लोग खेती वेती भी कर लें, वहीं पर ये लोग रह भी जाए। तो पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं करते थे लोग, कच्ची ईंटों का, घास फूस का प्रयोग करते थे, क्योंकि एक जगह पे तो रहना नहीं था, एक जगह पर खेती के फिर दूसरे जगह पे जाना है। लेकिन नॉर्मली ये लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहां पर पहाड़ भी रहे, किनारे में आपका नदी भी रहे, ताकि ये खेती भी कर सके, इनका जीवन यापन भी आराम से हो सके। ठीक है तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि ताम्रपाषाण युग के लोग क्यों इस टाइप का जगह ढूंढा करते थे। ये इमेज बनाकर मैंने अच्छा किया ना, यहाँ पर से पढ़ने में थोड़ा आसानी हो जा रहा है, क्यों। चलिए अब बात करते हैं, ताम्रपाषाण काल के लोग वस्त्र निर्माण करना जानते थे। हमने देखा कि सबसे पहले कपड़े का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो दो जगहों का नाम मैंने बताया था, है ना, तमिलनाडु और आपका आंध्र प्रदेश। इन दोनों जगहों का नाम आपको याद रखना है जहाँ सबसे पहले वस्त्र का प्रयोग इन्होंने किया था। साथ ही वह मिट्टी के खिलौने और मूर्ति के कारीगर भी थे। ताम्रपाषाण युग के लोग वस्त्र निर्माण करना तो जानते ही थे, साथ में लोग मिट्टी का खिलौना भी बनाते थे, टेराकोट भी करते थे। टेराकोट मतलब सिक्के को ढालने की कला बोल सकते हो आप, है ना। साथ ही कुंभकार, धातुकार, हाथी के दांत शिल्पी और चूना बनाने के भी ये लोग कारीगर थे। मतलब ये सब काम एक साथ में किया करते थे। कुंभकार भी थे, धातुकार भी थे, हाथी के दांत से शिल्पी, चूना बनाने का काम, ये सारी चीजें ये लोग किया करते थे। कब की मैं बात बता रही हूँ, ताम्रपाषाण युग की बात बता रही हूँ। अब देखो ताम्रपाषाण काल के अधिकतर जो मिट्टी के बर्तन है ये काले और लाल रंग के हुआ करते थे, जो कि चौक पर बनते थे। कभी कभार इन पर सफेद रंग की रेखिक आकृतियां भी बना दी जाती थी मूड के हिसाब से, नहीं तो नॉर्मली इस टाइम पर जो बर्तन थे वो काले और लाल रंग के होते थे। मृद भांड मतलब मिट्टी का बर्तन कौन से कलर का होता था, काले और लाल रंग का होता था। ये देखो व्हाइट का डिजाइन मूड अनुसार ये लोग बना देते थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि भारत में ताम्रपाषाण युगीन जो बस्तियां हैं उसके बारे में। तो स्पेशली ये जो ताम्रपाषाण युगीन बस्तियां हैं बच्चे, ये आपके दक्षिण पूर्व राजस्थान में देखने के लिए मिलता है। ये कुछ इमेज आपको दिख रहे हैं ना, तो राजस्थान का जो दक्षिण और पूर्व वाला एरिया है, यहाँ पर हमको मेनली ये ताम्रपाषाण युग देखने के लिए मिलता है। और इसमें भी खासकर कहाँ पर, तो जो आहार है, आहार ये उदयपुर राजस्थान में पड़ता है, और दूसरा है गिलुंत राजसमंद, यहाँ पर ताम्रपाषाण काल की बस्तियां देखने के लिए मिलती है, याद रहेगा। चलिए पश्चिमी महाराष्ट्र की बात कर लें तो पश्चिमी महाराष्ट्र में जोखे हो गया, नेवासा, सोनगांव,
दैमाबाद, अहमदनगर, चंदौली कोल्हापुर में पड़ता है। ये सारे जगह हैं जहां पर ताम्रपाषाण युग की बस्तियां हमको देखने के लिए मिलती है। मतलब राजस्थान में तो था ही, इसके अलावा आपका पश्चिम महाराष्ट्र वाला एरिया देख लो, राजस्थान के अलावा महाराष्ट्र के कुछ जगह हैं जिसमें आपका जोखे हो गया, ठीक है, नेवासा हो गया, सोनगांव हो गया, दैमाबाद हो गया, अहमदनगर जिसको आप बोलते हैं, इसके अलावा कोल्हापुर बोलते हो, पहले उसको चंदौली कहा जाता था। ये सारे जगह हैं जो ताम्रपाषाण कालीन बस्तियां यहाँ से मिली है। इनाम गांव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, याद रखेंगे। इनाम गांव यह इस युग की सबसे बड़ी बस्ती है, यहीं से प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये पुणे के आसपास वाला क्षेत्र है, तो ध्यान रखना है आपको। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की सबसे बड़ी बस्ती कहाँ से मिली है? सबसे बड़ी बस्ती आपके इनाम गांव पुणे से ही प्राप्त हुई है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो राजस्थान वाला एरिया हमने देख लिया, महाराष्ट्र वाला देख लिया। अब मध्य प्रदेश की भी बात कर लें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश हो गया आपका, मालवा हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ जगह है जो आपको मिल जाता है देखने के लिए, ठीक है। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा वाला क्षेत्र, मंडला वाला क्षेत्र, एरणगुना वाला क्षेत्र है, तो यहाँ से भी आपको यहाँ की बस्तियां प्राप्त हुई है। इस प्रकार से पाषाण काल हमारा खत्म होता है। पाषाण काल के अंतर्गत हमने तीनों काल देख लिया, पूरा की बात हो गई, मध्य पाषाण काल की बात हो गई, नवपाषाण काल की बात हो गई। अब जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते थे वो सारे मैंने कवर करा दिए। सबको पढ़ो, 1 से 2 बार वीडियो को देखिए और जरूर से पढ़िए, ठीक है, एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। चले अब हम बात कर लेंगे थोड़ा सा सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, आप जानते हैं यहाँ से बहुत टाइप के प्रश्न आपके बन जाते हैं। मैंने कोशिश किया है कि हर एक प्रश्न जो आपने पढ़ा है और जो नहीं भी पढ़ा है उन सभी को इसमें मैं इंक्लूड करूं। चलिए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु नदी के आसपास बसे होने के कारण ही इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। दूसरा, साथ ही साथ इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसे हड़प्पा सभ्यता तथा हड़प्पियन सभ्यता आदि नामों से भी जाना जाता है। तो याद रहेगा आपको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि सिंधु नदी के आसपास है। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता या फिर हड़प्पियन सभ्यता भी इसको कहा जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कौन कौन सा प्रश्न बन सकता है आपका, सिंधु घाटी नदी से लेकर के हड़प्पा सभ्यता से लेकर के इन सभी को हम देखते हैं। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कई विद्वानों का मत है कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता पुकारना ज्यादा उचित है, क्योंकि हड़प्पा इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र रहा है। तो कुछ का मत है क्योंकि हड़प्पा की खोज सर्वप्रथम की गई थी, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया है। सबसे पहले हड़प्पा को खोजा गया, इस वजह से सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहना ज्यादा सही होगा, ऐसा मानना है कुछ विद्वानों का। अलग अलग विद्वान हैं, अलग अलग अपना अपना मत दिए हैं। कोई सिंधु घाटी सभ्यता कहता है तो हड़प्पा सभ्यता कहता है, ठीक है। इसके लिए अलग अलग अपने विचार इन्होंने लोगों के सामने में रखे हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। सिंधु नदी के पास था इसलिए सिंधु घाटी कह दिया, पहली खुदाई हड़प्पा में हुई इसलिए हड़प्पा सभ्यता कह दिया, ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता को अंग्रेजी भाषा में इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु सभ्यता अपने समय की सबसे आधुनिक और सुविकसित सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुत ही सुनियोजित और सुविकसित कस्बों एवं नगरों में रहा करते थे। अब देखो यहाँ पर जो आकृति दिख रही उससे आपको पता चल रहा है कि इस टाइम पर जो नगर है वो कितना व्यवस्थित रूप से बनाया जाता था। बिल्कुल रोड से लेकर के, सड़क से लेकर के, नाली, हर चीज की व्यवस्था एकदम अच्छी थी, इसलिए इसको सुनियोजित और सुविकसित कस्बों या फिर नगर के रूप में इसको कहा जाता था सिंधु सभ्यता को। तो यह पॉइंट भी आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर जो घर है, जो सड़क है, नाली है, सबकी व्यवस्था बहुत ही अच्छे से की गई थी। सीवरेज सिस्टम आदि बहुत अच्छा था। अब देखो जहाँ बड़े बड़े भवन, सभागार, स्नानागार, कारागार, कच्ची पक्की ईंटों से बने हुए घर, चौड़ी सड़कें आदि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं हैं। यहाँ बड़े बड़े सभागार आपको देखने के लिए मिलते थे, स्नानागार तो था ही यहाँ का खास बात, है ना। कच्ची और पक्की दोनों ईंटों से बने हुए घर भी यहाँ पर देखने के लिए मिलते थे। साथ ही सभ्यता के लोग हथियार, आभूषण, मूर्ति और बर्तनों का निर्माण करना भी जानते थे। ये खासियत है ना इनकी कि हथियार, आभूषण, मूर्ति और बर्तन का निर्माण करना भी इनको आता था। इनके निर्माण में तांबी, चांदी और कांसे आदि का प्रयोग किया जाता था। ये सभी चीज़ों का निर्माण करने के लिए लोग इन सभी चीज़ों का प्रयोग करते थे। अब देखो जो सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता है, इसमें काल का निर्धारण कैसे किया गया, तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग बताया है। जैसे एक इतिहासकार है जिनका नाम है एच हैरास। एच हैरास के अनुसार इन्होंने नक्षत्र के आधार पर बताया सिंधु सभ्यता का जो टाइमिंग पीरियड है 6000 ईसा पूर्व। वहीं माधव स्वरूप वत्स के अनुसार 3500 से 2700 माना जाता है इसका टाइमिंग पीरियड। जॉन मार्शल ने कहा 3250 से 2750 ईसा पूर्व। वहीं रेडियो कार्बन जो पद्धति है जिसको सबसे ज्यादा माना जाता है 2350 से 1750 ईसा पूर्व। रेडियो कार्बन पद्धति ने क्या माना, 2350 से 1750 ईसा पूर्व। देखो कुछ भी पूछ देगा तो आपको याद रखना पड़ेगा। मार्टिमेर व्हीलर ने क्या कहा, 2500 से 1500 ईसा पूर्व। और वहीं मैके के अनुसार 2800 से 2500 ईसा पूर्व इसका माना जाता है। मतलब अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग टाइमिंग पीरियड अपने हिसाब
हिसाब से बताया है। अब हम कुछ खास बातों पर चर्चा करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, जहां से आपके प्रश्न बन जाते हैं इन चीजों पर। सबसे पहले हम बात करेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में। देखो मोहनजोदड़ो, इसकी जो खुदाई है वो सन 1922 में किया गया था। किसने किया था? तो राखलदास बनर्जी ने किया था। याद रहेगा, सबसे पहले मोहनजोदड़ो की खुदाई कब हुई थी? 1922 में हुई थी। किसने किया था? तो राखलदास बनर्जी ने किया था। ये देखिए, हमारे भारत की श्रेणी को कुछ इस प्रकार से बांटा गया है। अगर मैं बात करूं तो आपको दिख रहा होगा कि इसका विस्तार जो है कहां से कहां तक फैला हुआ था। ठीक है, हड़प्पा का विस्तार या इसका खुदाई हुआ था उसका विस्तार कहां से कहां तक फैला हुआ था। तो देखिए मोहनजोदड़ो, इसकी जो खुदाई है वो सन 1922 में किसने करवाया? राखलदास बनर्जी ने। इसका मतलब होता है मृतकों का टीला। यह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। यह सिंध पाकिस्तान के लरकाना जिले में मौजूद है। तो आपको यह पॉइंट भी ध्यान रखना है। मृतकों का टीला इसको कहा जाता है। यह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है और पाकिस्तान के लरकाना जिले में मौजूद है। कौन सा? मोहनजोदड़ो की बात हो रही है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में भी कहाँ है? तो पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। राखलदास बनर्जी का नाम आप जरूर से याद रखेंगे। और खुदाई कब हुई थी? तो सन 1922 में हुआ था। राखलदास बनर्जी के द्वारा करवाया गया था। मृतकों का टीला कहा जाता है। अब देखो, इसके अलावा कुछ पॉइंट पर चर्चा करते हैं कि इसका साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिला है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल के अंतर्गत मोहनजोदड़ो से क्या क्या साक्ष्य मिले, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, याद रखेंगे। तो मोहनजोदड़ो से आपका सबसे पहले, अच्छा मैं पहले इमेज दिखा दूं आपको, है ना। चित्र देखिए, कुछ इस प्रकार से शहर बसा हुआ था मोहनजोदड़ो। आपका देख रहे हो रोड कैसे बिल्कुल एकदम समकोण पर एक दूसरे को काटती है और बिल्कुल बीचों बीच में आपका शहर जो है बसा हुआ है। देखिए यहाँ से बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। जैसे कि सबसे पहले तो मोहनजोदड़ो से आपके सूती कपड़े के अंश मिले हैं। ठीक है, स्नानागार तो है ही है। पुरोहितों का आवास का साक्ष्य यहाँ से मिला है। इसके अलावा सभागार मिला है। कांसे से बनी हुई नर्तकी, पूछा गया एग्जाम में, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। हड़प्पा टिक करें कि मोहनजोदड़ो, कंफ्यूज नहीं होना है। कांसे की जो नर्तकी है ये मोहनजोदड़ो से ही मिली हुई है। ठीक है, और इसके अलावा मूर्ति, तांबे का जो ढेर है ये यहाँ से मिला है। आपका पशुपति शिव का साक्ष्य इंपॉर्टेंट है। पशुपति शिव का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो आपके मोहनजोदड़ो से ही मिला है। घोड़े के दांत यहाँ से प्राप्त हुए हैं। सेल खड़ी से बना हुआ बाट का साक्ष्य यहाँ से मिला है। चिमनी मिली है। साधु की मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं? तो सूती कपड़े के अंश, याद रखेंगे, स्नानागार मिला है, पुरोहितों का आवास मिला है, कांसे की मूर्ति मिली है, तांबे का ढेर भी यहाँ से प्राप्त हुआ है, पशुपति शिव का साक्ष्य यहाँ से मिला है, याद रखेंगे, घोड़े का दांत यहाँ से मिला है। इसके अलावा सेल खड़ी से बना हुआ बाट का साक्ष्य यहाँ से मिला है। ठीक है, चिमनी हो गया, साधु की मूर्ति हो गई, ये सारे जो साक्ष्य हैं वो आपके मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुए हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया, जो पूछे भी जाते हैं। पशुपति शिव तो खास करके आपको याद रखना है, तांबे का ढेर भी और कांसे की बनी नर्तकी भी। और एक बार तो एग्जाम में ये साधु की मूर्ति भी पूछ लिया गया था, ये भी आप याद रखेंगे। तो ये रहा मोहनजोदड़ो की बात। अब हम बात करेंगे कालीबंगा के बारे में। तो देखिए सबसे पहले कालीबंगा की जो खुदाई है 1953 में अमलानंद घोष द्वारा किया गया था, याद रखेंगे। इसकी खुदाई वर्ष 1953 में अमलानंद घोष द्वारा करवाया गया था और थापर द्वारा 1960 में करवाया गया। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आपको याद रखना है ये जो कालीबंगा है इसकी खुदाई 2 बार हुई थी। पहले जो 1953 में हुआ वो अमलानंद घोष ने करवाया, उसके बाद 1960 में फिर से खुदाई करवाया गया जो कि थापर ने करवाया था। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, आया हुआ एग्जाम में। कालीबंगा का अर्थ होता है बच्चे काले रंग की चूड़ियां। ठीक है, याद रखेंगे। यह जो कालीबंगा है एक्चुअल में है कहाँ, तो यह आपके राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के तट पर पड़ता है। तो कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में है। कौन सी नदी के तट पर है, घग्गर नदी के तट पर। और कौन से जिले में, तो ये भी आप याद रख लेंगे, गंगानगर जिले में ये पड़ता है। यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, तो यहाँ से कच्ची ईंटें मिली हैं, अलंकृत ईंटें मिली है, बेलनाकार मुहर यहाँ से मिला है। मेसोपोटामिया जैसी है ना, मेसोपोटामिया की जो मुहरें हैं वो बेलनाकार होती हैं, तो वैसे ही मुहर आपकी कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। खेती के साक्ष्य मिले हैं, जुते हुए खेत मिले हैं। कालीबंगा से दूसरे सरसों की फसल भी मिली है और नजदीक पर चने की फसल बोई जाती थी। लकड़ी के बने हुए पाइप भी यहाँ से मिले। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका कि लकड़ी के पाइप का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो वो आपके कालीबंगा से मिला है। याद रहेगा, लकड़ी का पाइप, इसका साक्ष्य कहाँ से मिला है, आपका कालीबंगा से मिला है, याद रखना है। तो कच्ची ईंटें, अलंकृत ईंटें, बेलनाकार मुहर, जुते हुए खेत, ठीक है, सरसों के फसल और पास ही में चने की फसल के भी साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। साथ में लकड़ी का बना हुआ पाइप का साक्ष्य जो है आपके
कालीबंगा से अपने को देखने के लिए मिलता है। तो ये सारे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, हम सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा की खुदाई 1921 में हुआ था, मोहनजोदड़ो की 1922 में हुआ था, है ना। हड़प्पा की खुदाई कब हुआ था? 1921 में हुआ था। किसने करवाया? दयाराम साहनी ने करवाया था, और इनकी सहायता करी थी माधव स्वरूप वत्स द्वारा। ठीक है, यह पंजाब के मांटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा कहाँ है? तो हड़प्पा आपके पंजाब के अंतर्गत पड़ता है, पंजाब के मांटगोमरी जिले में पड़ता है, रावी नदी के तट पर है। तो हड़प्पा कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है? रावी नदी के तट पर, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर। यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य मिले, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे। तो हड़प्पा से आपका मुहर मिला है, कब्रिस्तान का साक्ष्य मिला है। कब्रिस्तान का साक्ष्य कहाँ से मिला? हड़प्पा से मिला है। मछुआरे का चित्र मिला, इंपॉर्टेंट है। मछुआरे का चित्र अंकित बर्तन मिला है ना, मतलब बर्तन में मछुआरे का चित्र बना हुआ है। तो ये साक्ष्य कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। बालू पत्थर की बनी हुई 2 मूर्तियां मिली हैं। धोती पहना हुआ एक मूर्ति मिला है, जिसमें बंदे ने धोती पहन रखा है। कांसे का सिक्का मिला है। कांसे की मूर्ति मोहनजोदड़ो से, और कांसे का सिक्का हड़प्पा से मिला है। शंख से बना हुआ बैल का साक्ष्य यहाँ से मिला है। कहाँ से? हड़प्पा से। शंख से बना हुआ बैल का साक्ष्य मिला है। ठीक है, अनाज भंडारण के कमरे जहाँ से जौ और गेहूं प्राप्त हुए हैं, जौ और गेहूं प्राप्त हुए हैं यहाँ से, वह भंडारण मिला है। ठीक है, कतार में बने हुए श्रमिक आवास मिले हैं, एक लाइन से श्रमिकों का आवास बना हुआ है, यह साक्ष्य भी यहाँ से मिला है। तो आपको याद रखना है, हड़प्पा से जो जो चीज़ें मिली सब इंपॉर्टेंट है ना। कब्रिस्तान हो गया, मछुआरे का चित्र अंकित बर्तन हो गया, धोती पहना हुआ मूर्ति हो गया, कांसे का सिक्का हो गया, शंख से बना हुआ बैल हो गया, और अनाज भंडारण तो है ही है। ठीक, इसके अलावा कालीबंगा तो हमने देख लिया, हड़प्पा भी हमने देख लिया। सॉरी, आपको याद रखना है ये सारे पॉइंट मैंने बताया बच्चे, मैंने सारे पॉइंट इंक्लूड किए हुए हैं, इसलिए लास्ट तक आप देखिएगा। हो सकता है बहुत सारे पॉइंट आपको पता हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो आप पहली बार पढ़ रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है, तो इसीलिए आपको लास्ट तक बने रहना है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हो गया हमारा बात। हड़प्पा के बारे में भी हमने जान लिया कि क्या क्या साक्ष्य मिले हैं और इसकी खुदाई कब हुई थी, कैसे हुई थी। कालीबंगा भी हमने देख लिया, मोहनजोदड़ो के बारे में भी देख लिया। देखना तो ऐसे हड़प्पा के बारे में पहले था, लेकिन हमने ये चीज़ें देख ली हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा चंद्रहुदड़ो का। इसकी खोज 1931 में हुआ था। चंद्रहुदड़ो की खोज कब हुई? 1931 में। याद रख सकते हैं चाहे तो, है ना। 1921, 1922 ये दोनों तो याद हो गया। हड़प्पा 1921, मोहनजोदड़ो 1922। 1931 में चंद्रहुदड़ो की खोज हुई थी, जिसे चाहुदड़ो भी कहा जाता है। और किसने किया था? तो मजूमदार ने किया था। चंद्रहुदड़ो की खोज किसने की थी? मजूमदार ने की थी, जिसे पुरातत्वविद मैके ने वर्ष 1935 में आगे बढ़ाया था। मतलब शुरुआत किसने किया था? मजूमदार ने किया था। और इस खुदाई को आगे बढ़ाने का काम किसने किया? तो मैके ने किया था। यह स्थल कहाँ पड़ता है? तो चंद्रहुदड़ो पड़ता है भाई आपके पाकिस्तान में ही, और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है। ठीक है, याद रखना है। यहाँ से कौन कौन सा साक्ष्य मिला है? तो यहाँ से वक्राकार ईंटें मिले, एकदम इंपॉर्टेंट है गाइज, याद रखना है आपको। वक्राकार ईंटों का साक्ष्य आपके चंद्रहुदड़ो से मिला है। यह एक मात्र स्थल है जहाँ से वक्रकार ईंटें प्राप्त हुई है, इसलिए मैं बार बार बता रही हूँ। वक्रकार, वक्र के आकार की जो ईंट है वो कहाँ से मिली है? तो वक्र के आकार की जो ईंट है वो आपके चंद्रहुदड़ो से मिली है। ठीक है, इसके अलावा बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य आया हुआ एग्जाम में, ध्यान रखेंगे, चंद्रहुदड़ो से मिला है। सजने संवरने के लिए लिपस्टिक का प्रयोग किया जाता था। मनके का कारखाना आदि सब यहाँ से मिला है। ब्यूटी पार्लर का साक्ष्य मिला है चंद्रहुदड़ो से। तो आपको याद रखना है क्या क्या साक्ष्य यहाँ से मिला है, क्या क्या इंपॉर्टेंट बन सकता है। अब हम बात करेंगे बनवाली या फिर बनावली भी इसको कहा जाता है। तो इसकी खोज 1973 में हुई थी, RS विशिष्ट द्वारा किया गया था। यह स्थल हरियाणा के हिसार जिले में, ये पूछा गया है कि बनावली या फिर बनवाली कहाँ पड़ता है? तो बनवाली आपके हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं? तो तांबे का बना हुआ वाड़ाग्र यहाँ से मिला है, याद रखेंगे। कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। हम बात कर रहे हैं बनवाली का या बनावली का। ठीक है, तांबे का बना हुआ वाड़ाग्र, कुल्हाड़ी हो गया, हल की आकृति का खिलौना यहाँ पर मिला हुआ है। सॉरी, देखिए, हल की आकृति का खिलौना भी मिला यहाँ से। पत्थर और ईंट के मकान के साक्ष्य मिले हैं। उन्नत किस्म की जौ के साक्ष्य मिले हैं। सड़कों पर बैलगाड़ी का निशान यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि बनवाली से क्या क्या मिला है। तो हल के तो मिले ही हैं, तांबे का बना हुआ वाड़ाग्र भी याद रखना है, और कुल्हाड़ी का साक्ष्य भी आपके बनवाली से मिला है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, उन्नत किस्म के जौ मिले हैं यहाँ से, और सड़क पर बैलगाड़ी चली हुई है, इसके निशान यहाँ से प्राप्त हुए हैं। लोथल की बात कर लें तो इसकी खोज 1957 में रंग
नृसिंहनाथ राव द्वारा किया गया था। यह कहाँ है लोथल? तो ये आपके गुजरात के अहमदाबाद जिले में पड़ता है। और कौन सी नदी के तट पर? तो भोगवा नदी के तट पर पड़ता है। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कौन कौन सा साक्ष्य मिला है? तो आपके लोथल से बच्चे अग्नि वेदिका मिली है, पक्की मिट्टी से बना हुआ नाव का नमूना मिला है, जो कि पक्की मिट्टी से बना हुआ था ना, नाव का नमूना, जहाज बनाने का स्थल यहाँ से मिला है, चावल के दाने के साक्ष्य मिले हैं, फारस की मुहर मिली है। याद रखेंगे, फारस की मुहर का साक्ष्य कहाँ से मिला? ये लोथल से मिला, क्योंकि बंदरगाह था ना, यहाँ व्यापार होता था, ये इस बात की पुष्टि करता है। तो आपको याद रखना है कि वहां से क्या मिला है? फारस की मुहर भी मिली है। आगे बात करेंगे आलमगीरपुर। इसकी खुदाई वर्ष कब है? तो इसकी खुदाई 1958 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा करवाई गई थी। यह स्थल उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के तट पर स्थित है। आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। कौन सी नदी के तट पर है? हिंडन नदी के तट पर है। रोपड़, इसकी खुदाई वर्ष 1953 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा करवाया गया था और यह स्थल पंजाब राज्य में सतलुज नदी के तट पर है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर है और कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। वहीं रोपड़ पंजाब में है और सतलुज नदी के तट पर है। यहाँ से कौन कौन सा साक्ष्य मिला है? तो यहाँ से आपके तांबे की कुल्हाड़ी, आदमी और कुत्ते की एक कब्रगाह साथ में मिली है। ध्यान रखेंगे, रोपड़ पंजाब में पड़ता है, ठीक है। यहाँ से क्या मिला है? तो तांबे और कुल्हाड़ी के साक्ष्य के प्राप्त हुए यहाँ से रोपड़ से, और आदमी और कुत्ते की एक कब्रगाह के साक्ष्य भी यहाँ से आपको प्राप्त हुए हैं। बनौली याद हो गया आपको? बनौली से क्या क्या मिला है? ध्यान रखेंगे, कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। सबसे पहले तो यही पूछ लिया जाता है। लोथल भी हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे सुरकोटदा या फिर सुरकोटड़ा, कुछ भी बोल सकते हो। तो इसकी जो खुदाई वर्ष है 1964 में करवाई गई थी, ठीक है। जगपति जोशी द्वारा करवाया गया था। तो सुरकोटदा की खुदाई कब हुई थी ये तो नहीं पूछा जाता। 1964 आप याद भले ही रख सकते हैं। किसने करवाया था ये जरूर पूछा जा सकता है। तो जगपति जोशी द्वारा करवाया गया था। यह जो स्थल है वो गुजरात राज्य के कच्छ नामक जगह पर स्थित है। कहाँ है ये? तो गुजरात के कच्छ। सुरकोटदा कहाँ है? गुजरात में पड़ता है। और गुजरात में भी कहाँ पड़ता है? तो कच्छ नामक जगह पर पड़ता है। इसके साक्ष्य क्या क्या मिले हैं? तो सुरकोटदा से आपके घोड़े की हड्डियां मिली है और अनूठी प्रकार की कब्रगाह मिली। देखो, कब्रगाह हड़प्पा से भी मिला है, लेकिन ये थोड़ा नया प्रकार का था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आगे बात करेंगे तो सुरकोटदा याद रहेगा। सुरकोटदा कहाँ पड़ता है? आपके गुजरात में पड़ता है, कच्छ नामक जगह पर। जोशी जी ने खोजा था। यहाँ से क्या मिले? तो घोड़े की हड्डियां मिली है। घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिला है? सुरकोटदा से मिला है। इसके अलावा सुरकोटदा में अनूठी प्रकार की कब्रगाह के साक्ष्य भी मिल जाते हैं। देखो, सुरकोटदा अलग है और सुतका गैंडोर अलग है। सुतका गैंडोर की खासियत क्या है? तो इसकी खुदाई 1927 में ऑरेल स्टाइन के द्वारा किया गया था, सुतका गैंडोर का, है ना। और वही सुरकोटदा का किसने किया था? जोशी जी ने किया था। यह स्थल बलूचिस्तान में। सुतका गैंडोर कहाँ है? सुतका गैंडोर आपका बलूचिस्तान में पड़ता है। और कौन सी नदी के तट पर? दाश्क नदी के तट पर। पूछा गया एग्जाम में, याद रखेंगे। सुतका गैंडोर कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है? तो दाश्क नदी के तट पर बसा हुआ है। यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं? तो मिट्टी की बानी चूड़ियां मिली है, मतलब मिट्टी से चूड़ी बनाई गई है यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया गाइस। देखिए, मिट्टी से चूड़ी बनाई गई है जिसका साक्ष्य आपके सुतका गैंडोर से मिला है। राख से भरा हुआ बर्तन का साक्ष्य यहाँ से मिला है। तांबे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। मनुष्य की हड्डियां भी मिली है। मतलब ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट है। सुतका गैंडोर कहाँ पड़ता है? बलूचिस्तान में पड़ता है, मैंने बताया। कौन सी नदी के तट पर है? तो सुतका गैंडोर आपके दाश्क नदी के तट पर बसा हुआ है। मिट्टी से बनी हुई चूड़ी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो सुतका गैंडोर से। याद रहेगा, मिट्टी से बनी हुई चूड़ियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो मिट्टी से बनी गैंडोर से मिला है, ठीक है। याद रखना है, मिट्टी से बनी हुई चूड़ी, राख से भरा हुआ बर्तन और तांबे की कुल्हाड़ी का जो साक्ष्य है वो यहाँ से आपको मिला है। मनुष्य की हड्डी भी इवन यहाँ से आपकी प्राप्त हुई है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। राख से भरा हुआ बर्तन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब हम बात करेंगे धौलावीरा का। धौलावीरा की खासियत क्या है? तो इसकी खोज 1967 में जगपति जोशी जी ने ही किया है, परंतु इसकी व्यापक खुदाई रविंद्र सिंह विशिष्ट द्वारा करवाई गई थी। देखो, इसकी खुदाई चालू किसने करवाया? तो जोशी जी ने करवाया था, लेकिन व्यवस्थित रूप से खुदाई रविंद्र सिंह ने करवाया है। यह स्थल गुजरात राज्य के कच्छ जिले में मानहर एन मानस नदी के बीच में स्थित है। आपको याद रखना है कहाँ स्थित है? तो गुजरात राज्य के कच्छ जिले में मानहर एवं मानसर नदी के बीच में स्थित है। कौन सा जगह? धौलावीरा की बात कर रही हूँ। धौलावीरा है कहाँ? तो गुजरात में है, कच्छ जिले में, गुजरात के कच्छ जिले में है। और अगर नदी की बात कर लें तो मानहर नदी और मानसर नदी, मानहर नदी, मानसर नदी, इसके बीच में आपका धौलावीरा स्थित है। यह पहला ऐसा नगर है जो 3 भागों में बटा हुआ था। ये तो आपको पता होना चाहिए, है ना। ये जो 3 भाग में बटे हुए थे वो कौन कौन सा भाग था? तो एक भाग को कहा जाता था दुर्ग भाग, ठीक है। उसके बीच वाले को मध्य भाग और उसके बीच वाले को निचला भाग कहा
कहा जाता था, 3 भागों में बटा हुआ था आपका धौलावीरा है। ठीक है, गुजरात राज्य में स्थित है। कौन कौन सी नदी? तो मानहर नदी और मानसर नदी, इनके बीच में ये स्थित है। याद रखना है आपको ये पॉइंट को, धौलावीरा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं? तो यहाँ से बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं, जैसे दुर्भाग और मध्य भाग के बीच में भव्य इमारत अवशेष, चारों और दर्शकों के बैठने के लिए बनाई गई सीढ़ीनुमा संरचना तथा सूचना पट, विभिन्न प्रकार के जलाशय भी मिले हैं। धौलावीरा से क्या मिला है? तो भव्य इमारतों के साक्ष्य मिले हैं आपके दुर्भाग और मध्य भाग के बीच में। इसके अलावा दर्शकों के बैठने के लिए क्या बनाया गया था? सीढ़ीनुमा संरचना बनाया गया था, सूचना पट, विभिन्न जलाशय, ये सबके साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता में भक्ति और पूजा अर्चना की अगर हम बात कर लें तो इस सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो शिव की पूजा करते थे। शिव की तो करते थे, पर किस रूप की करते थे? तो शिव की पूजा करते थे एक शिकारी रूप में, नर्तक के रूप में, धनुर्धर के रूप में और नागधारी के रूप में करते थे। तो ध्यान रखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में लोग किसकी पूजा किया करते थे? तो शिव जी की पूजा करते थे, लेकिन शिव के रूप की पूजा नहीं करते थे। शिव जी की जो पूजा है वो किरात मतलब होता है शिकारी। ठीक है, किरात के रूप में, शिकारी के रूप में किया करते थे, नर्तक धनुर्धर के रूप में किया करते थे। ठीक है, और नागधारी के रूप में किया करते थे। याद रहेगा, बार बार रिपीट कर रही हूँ, शिव जी की पूजा करते थे किरात के रूप में, शिकारी के रूप में, नर्तक धनुर्धर और नागधारी के रूप में करते थे। वही मातृ देवी की जो पूजा है तो देवी के सौम्य और रौद्र रूप की पूजा तो की ही जाती थी। ये पॉइंट तो आपको याद रखना ही है। तो शिव जी की पूजा और मातृ देवी की पूजा, पर कौन कौन से रूप में करते थे? किरात, नर्तक, धनुर्धर और नागधारी। याद रखना है इस पॉइंट को। और मातृ देवी की पूजा तो फिर ये करते ही करते थे, है ना। तो सिंधु सभ्यता में याद रखना है, किरात खासकर याद रखोगे, नर्तक, धनुर्धर। पृथ्वी, एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखाया गया, जो कि अवश्य ही पृथ्वी का स्वरूप होगा। प्रजनन शक्ति, लिंग की पूजा भी ये लोग करते थे। वृक्ष में पीपल की और बबूल की पूजा करते थे लोग। प्रजनन शक्ति के रूप में लिंग का पूजा किया करते थे, वृक्ष के रूप में पीपल और बबूल का पूजा करते थे। पशु, कैसे पशु का पूजा करते थे? तो कुबड़ वाले सांड मतलब वृषभ की पूजा किया करते थे। नाग तथा अग्नि की भी ये लोग पूजा करते थे। तो यह पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, किसकी किसकी पूजा कर रहे हैं, ध्यान रखना है आपको बिल्कुल। आगे बात करेंगे, सिंधु सभ्यता में प्रयोग होने वाले माप तोल के कौन कौन से साधन थे, कैसा कैसा साधन ये लोग मापने और तोलने में किया करते थे। तो देखो, लोथल में आपके हाथी दांत से बना हुआ एक पैमाना प्राप्त हुआ है। हाथी के दांत का प्रयोग करके क्या किया गया? एक पैमाना बनाया गया है। याद रखेंगे, लोथल से मिला है। हाथी दांत का पैमाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? लोथल, बंदरगाह था ना भाई, यही तो सब नाप तोल होता रहा होगा। ठीक है, मोहनजोदड़ो से सेल खड़ी तथा सीप का बना हुआ बाट मिला है। ध्यान रखेंगे, लोथल में हाथी दांत का पैमाना मिला, स्केल टाइप का। ठीक है, और मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? सेल खड़ी और सीप से बना हुआ बाट मिला है। तौलते हैं जिससे, तो सेल खड़ी से बना हुआ था और सीप से बना हुआ था, जिससे माना जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग माप तौल की इकाई से चित्त परिचित थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है, लोथल हाथीदांत से बना हुआ पैमाना मिला है, मोहनजोदड़ो सेल खड़ी सीप से बना हुआ बाट मिला है, जिससे माना जाता है कि सिंधु सभ्यता लोग निश्चित रूप से माप तौल तो करते ही करते रहे होंगे। क्लियर? तो यह पॉइंट आपको याद रखना है कि सिंधु सभ्यता के लोग क्या करते थे। सिंधु सभ्यता में प्रयोग की गई धातु की अगर हम बात कर लें तो इस सभ्यता के लोग तांबा का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता की मैं बात कर रही हूँ, तांबा का प्रयोग करते थे, सोना का प्रयोग करते थे, चांदी का प्रयोग करते थे, सीसा, टीन आदि धातु का प्रयोग करते थे। कुछ पुरातत्वविदों द्वारा माना जाता है कि पहली बार चांदी का प्रयोग सिंधु सभ्यता में किया गया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहली बार चांदी का प्रयोग कब किया गया था? तो सिंधु सभ्यता में किया गया था। सबसे अधिक तांबे का प्रयोग किया जाता था, ये तो हड़प्पा सभ्यता से ही किया जाता था, है ना। तो आपको ध्यान रखना है, चांदी का प्रयोग सबसे पहले यहीं किया गया था। कब किया गया था? तो सिंधु सभ्यता में किया गया था। और कौन कौन से धातु से परिचित है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, उसको भी आपको याद रखना है। तांबा, सोना, चांदी, सीसा और टीन से ये लोग परिचित थे। प्राप्त अच्छा, कुछ और पॉइंट की अगर मैं बात कर लूं तो देखिए, सिंधु सभ्यता में सबसे पहले मैं परिवहन व्यवस्था की बात कर लेती हूँ। देखिए, परिवहन व्यवस्था की क्या खासियत है? तो लोथल से पक्की मिट्टी की नाव तथा मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहरों में नाव के प्रयोग से यह प्रमाणित होता है कि जल मार्ग पर नाव या जहाज का प्रयोग किया जाता था। इसीलिए तो ये लोग बंदरगाह बनाकर रखे थे ना। तो लोथल में क्या मिला है? आपके पक्की मिट्टी के नाव का साक्ष्य मिला है। मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त मुहर है उसमें भी नाव का प्रयोग का प्रमाणित होता है कि ये लोग जहाज और नाव का प्रयोग तो निश्चित रूप से करते थे परिवहन व्यवस्था के लिए। जिस प्रमाण नदियों के किनारे बसे लोथल, रंगपुर, बालकोट, सुतका गैंडोर या फिर सुतका डोर, ठीक है,
यहाँ से बंदरगाह नगर भी आपके मिले हैं। तो ध्यान रखना है, सिंधु सभ्यता में परिवहन के लिए नाव का प्रयोग किया करते थे, जहाज का प्रयोग किया करते थे। ठीक है, इसके साक्ष्य आपके कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिला है, रंगपुर, बालाकोट हो गया, सुतका कोह हो गया, ये सारे बंदरगाह वाले जगह हैं जहाँ से आपको क्लियर हो जाता है कि लोग नाव के माध्यम से ही आना जाना करते थे। फिर चाहे आना जाना करें, व्यापार करें, बिजनेस करें, कुछ भी चीज़ करते थे तो लोग नाव का प्रयोग करते थे। ये बात क्लियरली यहाँ पर प्रूफ हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि बंदरगाह भी है यहाँ पे जहाँ पर नाव के चलने के निशान भी मिले हैं। अब हम बात करेंगे कि आखिर सिंधु सभ्यता के पतन के क्या कारण रहे। तो सिंधु सभ्यता के पतन के कोई एक कारण नहीं थे, बहुत सारे कारण थे। इस सभ्यता के पतन के पीछे कई कारण माने जाते हैं, क्योंकि यह सभ्यता काफी विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई थी, छोटा सा जगह में नहीं था, इसलिए किसी एक कारण का या आपदा से इसका ह्रास होना संभव नहीं है। अतः अलग अलग नगरों के विनाश के पीछे संभवतः अलग अलग कारण हो सकते हैं। एक छोटा सा क्षेत्र में होता तो कोई रीजन हम बता सकते थे, है ना। बहुत बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ था तो अलग अलग जगह में अलग अलग कारण हो सकता है। तो इस प्रकार से सिंधु सभ्यता से जितने भी प्रश्न बन सकते थे वो सब हमने बता दिया आपको कि कैसे कैसे बन सकते थे, किस किस प्रकार के प्रश्न बन सकते थे। अब हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में कि वैदिक सभ्यता से कौन कौन टाइप के प्रश्न आपके बन सकते हैं, कैसे कैसे आपके बन सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लास समझ आ गया होगा कि वैदिक सभ्यता क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, हड़प्पा सभ्यता क्या है। वैदिक सभ्यता पर थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं कि आखिर ये वैदिक सभ्यता क्या है। तो समझेंगे, सिंधु सभ्यता के पतन के बाद आर्य सभ्यता का उदय हुआ। सिंधु सभ्यता कब तो पतन हो गया, कारण कोई क्लियर नहीं बताया गया है ना। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद आर्य सभ्यता का उदय हुआ। आर्यों की सभ्यता को ही वैदिक सभ्यता कहा गया। वैदिक सभ्यता को अगर हम बात करें तो दो कालखंड में विभक्त किया गया है, एक होता है ऋग वैदिक सभ्यता और एक होता है उत्तर वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक आपका ऋग वैदिक सभ्यता और एक आपका उत्तर वैदिक काल जिसको हम कहते हैं। ठीक है, और इसके बहुत सारे प्रमाण मिले हैं। कोई भी काल की अगर आप जानकारी चाहते हैं तो उसके दो प्रकार की जानकारी आपको मिलता है, एक तो पुरातात्विक स्रोत से इसकी जानकारी मिलती है और एक आपके साहित्यिक स्रोत से इसकी जानकारी मिलती है। फिलहाल आपको याद रखना है कि आर्यों के द्वारा इस सभ्यता का उदय हुआ, इसलिए इसको आर्य वैदिक सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ऋग वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, जिसके बारे में क्लियरली अपन देखेंगे कि आखिर ये ऋग वैदिक सभ्यता क्या है। देखिए, ऋग वैदिक सभ्यता के बारे में सबसे पहले हम समझेंगे। ऋग वैदिक सभ्यता के ज्ञान का जो मूल स्रोत है वो ऋग वेद है। नाम से क्लियर है ना, ऋग वैदिक सभ्यता ऋग वेद ही होगा, इसलिए यह सभ्यता उसी नाम से अभिहित है। ऋग वैदिक काल से अभिप्राय उस काल से है जिसका विवेचन ऋग्वेद में मिलता है। इस काल के अध्ययन के लिए दो प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हैं, एक तो आप पुरातात्विक साक्ष्य के माध्यम से इसका अध्ययन कर सकते हैं, दूसरा आप साहित्यिक साक्ष्य के माध्यम से इसका अध्ययन कर सकते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य मतलब वही खुदाई से जो चीजें प्राप्त हुई हैं, और साहित्यिक मतलब जो चीजें लिखित रूप में हमको प्राप्त हुई है। ठीक है, वैदिक काल से क्योंकि लिखना चालू हो चुका था इन लोग का, गीता महाभारत जो हम पढ़ते हैं, रामायण, ये सब उसी टाइम पर लिखा गया था, हम पढ़ भी पा रहे हैं, है ना। इसी कारण से आपको ध्यान रखना है। पुरातात्विक साक्ष्य मतलब खुदाई से प्राप्त हुआ है, और साहित्यिक साक्ष्य मतलब जो लिखित चीजें हमको प्राप्त हुई है, इसको हम साहित्यिक साक्ष्य कहते हैं। वैदिक की क्या कोई भी काल की आप बात कर लें, दो ही प्रकार से मुझकी जानकारी होती है, पुरातात्विक और साहित्यिक। अब देखो, सबसे पहले हम पुरातात्विक साक्ष्य की बात कर लेते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य मतलब मैं फिर से क्लियर कर लूँ, खुदाई से जो चीजें मिली है। सबसे पहले चित्रित धूषण मृत भांड, क्या है ये? चित्रित धूषण मृत भांड, धूसर मृत भांड संस्कृति के 109 स्थल पंजाब में, हरियाणा में 24, उत्तर प्रदेश में तथा 8 राजस्थान में विदित है। देखो, मृदभांड के माध्यम से इस काल की जानकारी आपको मिलती है। चित्रित धूषण मृदभांड की बात हो रही है, या फिर धूसर मृदभांड कितने मिले हैं? तो ये जो है मृदभांड संस्कृति के 109 स्थल आपके पंजाब में मिले हैं। ठीक है, सिर्फ पंजाब में नहीं, पंजाब और हरियाणा दोनों को मिलाकर के 109 स्थल मिले हैं, किसके? मृदभांड संस्कृति के। ठीक, वहीं उत्तर प्रदेश में आपके 24 स्थल मिले हैं मृदभांड संस्कृति के, राजस्थान में 8 स्थल मिले हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरी बात कर लें तो इस धूसर मृदभांड संस्कृति का जो काल है वो 1700 से लेकर के 1800 ईस्वी पूर्व माना जाता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि इसको धूसर संस्कृति कह दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये लोग चित्रित धूसर मृदभांड का प्रयोग करते थे, इसलिए इस समय को धूसर संस्कृति ही कहा जाता है। तो प्रश्न में यही पूछ लेगा कि धूसर संस्कृति का काल किसे कहा जाता है, तो 1700 से लेकर के 1800 ईसा पूर्व तक इसको माना जाता है। खुदाई में हरियाणा के पास भगवानपुरा में 13 कमरों वाला एक भवन, और पंजाब में भी 3 ऐसे स्थल मिले हैं जिनका संबंध ऋग्वैदिक काल से जोड़ा जाता है। तो ऋग्वैदिक काल के साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले हैं, याद रहेगा आपको। खुदाई के दौरान हरियाणा के पास एक जगह पड़ता है भगवानपुरा, हरियाणा के पास कौन सा जगह है? भगवानपुरा। यहाँ से आपको 13 कमरों वाला एक भवन मिला है। कहाँ से मिला है? भगवानपुरा से मिला है। भगवान जी 13 कमरों वाले घर में रहते
थे, ऐसे याद रख लो। कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है, ठीक है। और पंजाब से भी 3 स्थल ऐसे मिले हैं जिनका संबंध सीधा ऋग वैदिक काल से मिला है। चित्रित धूसर मृदभांड तो आपको याद रखना ही है कि कितने स्थल मिले हैं, 109 स्थल पंजाब और हरियाणा से, 24 उत्तर प्रदेश से, 8 राजस्थान से मिले हैं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कोई भी पॉइंट आपको स्किप नहीं करना है। अब हम बात कर लेते हैं साहित्यिक साक्ष्य का। साहित्यिक साक्ष्य मतलब मैंने वही बताया लिखित रूप में, तो साहित्यिक साक्ष्य जो लिखित रूप में हमको मिला है, तो ऋग्वेद, सबसे पहले तो ये वेद ही है जो लिखित रूप में हमको मिला है, और यहाँ से हमको ऋग्वैदिक काल की जानकारी मिलती है। तो ऋग्वेद, इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्तियां हैं। ध्यान रखेंगे, आया हुआ एग्जाम में ऋग्वेद में कितने मंडल के बारे में बताया गया है? 10 मंडल के बारे में। और कितनी सूक्तियों के बारे में बताया गया है? 1028 सूक्ति के बारे में बताया गया है, जिसमें से 10 मंडल में से जो पहला मंडल और 10वां मंडल है, ये सबसे लास्ट में जोड़ा गया था। तो यहाँ से दूसरे टाइप से भी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सबसे नया मंडल कौन सा है, तो आपको बताना रहेगा पहला मंडल और 10वां मंडल, क्योंकि इसको लास्ट में जोड़ा गया था, ठीक है, इसलिए ये नया मंडल के रूप में जाना जाता है। जबकि दूसरा से लेकर के 7वां मंडल है ना, ये आपका पुराना मंडल है, ठीक। तो आपको याद रखना है, ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल, 1028 सूक्तियां हैं। पहला और 10वां मंडल को लास्ट में जोड़ा गया था, जबकि दूसरा और 7वां मंडल जो है ये सबसे पहले जोड़ दिए गए थे, इसलिए पुराना कहलाता है। अब बात करेंगे हम वैदिक सभ्यता के काल निर्धारण की, कि इसका टाइमिंग पीरियड अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बताते हैं। जैसे आर्यों के आगमन के काल का विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से निर्धारण किया, पूछा जाता है एग्जाम में, कुछ खास है। जैसे बाल गंगाधर तिलक का आपको याद रख ही लेना है, मैक्स मुलर का याद रख ही लेना है, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार जो वैदिक सभ्यता का टाइमिंग पीरियड है ये 6000 ईसा पूर्व माना जाता है। वहीं हरमन जैकोबी, इनके अनुसार 4500 से 2500 ईसा पूर्व माना जाता है। हरमन जैकोबी, इनके अनुसार 4500 से 2500 ईसा पूर्व। फिर है आपका विटर निजत्स के अनुसार 3000 ईसा पूर्व। आर के मुखर्जी के अनुसार 2500 ईसा पूर्व। और मैक्स मुलर के अनुसार 1500 ईसा पूर्व इसको माना जाता है। तो याद रहेगा, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार 6000 ईसा पूर्व, हरमन जैकोबी के अनुसार 4500 से 2500, और फिर विटर निजत्स के अनुसार 3000, मैक्स मुलर के अनुसार 1500 ईसा पूर्व। मैक्स मुलर खास करके याद रखेंगे 1500 ईसा पूर्व इसको माना जाता है, और बाल गंगाधर तिलक का 6000 ईसा पूर्व इसको माना जाता है। क्लियर। अब चलिए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता के बारे में मैंने आपको बताया, कुछ और पॉइंट देखिए। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद क्या क्या हुआ था, क्या क्या चीजें हैं, आपको याद रखना है। इसमें हम सबसे पहले चर्चा करेंगे आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर, क्योंकि इस पर भी अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बातें कही हैं। जैसे आर्यों के निवास के बारे में अनेक विद्वानों ने अनेक मत दिया है। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्कटिक प्रदेश, कहाँ से आए हुए थे ये आर्य? आर्कटिक प्रदेश से आए थे। वहीं पर फिलिप सेसेटी और विलियम जोन्स के अनुसार ये यूरोप से आए हुए थे। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार ये जो आर्य वो कहाँ से आए थे? आर्कटिक प्रदेश से आए थे। विलियम जोन्स के अनुसार यूरोप से आए हुए थे। गाइल्स के अनुसार हंगरी तथा डेन्यूब नदी से आए हुए थे, ठीक है। गाइल्स के अनुसार हंगरी तथा डेन्यूब नदी। मैक्स मुलर के अनुसार मध्य एशिया से ये आए हुए थे। फेका के अनुसार स्कैंडिनेविया से आए हुए थे। स्वामी दयानंद के अनुसार ये तिब्बत से आए हुए थे। और वहीं जीबी रॉड के अनुसार ये बैक्ट्रिया से आए हुए थे। तो आपको ध्यान रखना है, मैक्स मुलर के अनुसार मध्य एशिया से, और इसी को मैक्सिमम इतिहासकार मानते हैं कि जो आर्य है वो मध्य एशिया से आए हुए थे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आर्यों के संघर्ष की। आर्यों का संघर्ष गौरिक मृदभांड और लाल और काले मृदभांड वाले लोगों से हुआ। देखो आर्यों का संघर्ष किससे हुआ, तो मैंने आपको बताया था ना, मृदभांड संस्कृति कहा जाता है, चित्रत धूसर संस्कृति कहा जाता है। तो जब सबसे पहले आर्य आए तो इनका संघर्ष हुआ, किससे हुआ? तो गैरिक मृदभांड और लाल और काले मृदभांड वाले लोगों से, मतलब जो गेरुआ रंग के मिट्टी का बर्तन का प्रयोग करते थे और लाल और काले रंग के मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करते थे, उनसे सबसे पहले आर्यों का संघर्ष हुआ। आर्यों के विजय होने के कारण क्या थे? तो आर्यों के विजय होने का कारण था घोड़े चालित रथ, कांच के अच्छे उपकरण तथा कवच, कवच जिसको वर्मन कहा जाता था। तो आर्यों का संघर्ष सबसे पहले किससे हुआ? तो सबसे पहले गैरिक मृदभांड, ठीक है, जिसको गौरिक मृदभांड भी कहा जाता है या गेरुआ मृदभांड भी कहा जाता है, और लाल और काले मृदभांड का प्रयोग करने वाले लोगों से, जिसमें आर्य जीत जाते हैं। जीतने का कारण क्या था? तो घोड़े चलित रथ थे, जिसकी वजह से ये जीत गए। इसके अलावा इनके पास कवच भी था, और इसके अलावा कांसे के अच्छे उपकरण भी इनके पास थे। विशिष्ट प्रकार के दुर्ग का प्रयोग आर्य संभवतः करते थे। दुर्ग का प्रयोग भी ये लोग बहुत देख ताक करके करते थे, अच्छा दुर्ग होना चाहिए जिसका प्रयोग ये लोग कहते थे, जिस वजह से आर्य जो है जीत गए। किनसे? ये मृदभांड वाले लोगों से, जो लाल काले और गौरिक कलर का प्रयोग करते थे। आर्यों के संघर्ष की बात कर लें तो ये जो आर्य हैं वो संघर्ष कैसे करते थे? तो वे धनुष बाण का प्रयोग करते थे। प्रायः 2 प्रकार के बाणों का प्रयोग करते थे। आर्य जब लड़ाई करते थे, घोड़े से आए हुए थे, मतलब धनुष बाण ये रखते थे। 2 प्रकार के बाण का प्रयोग
स्पेशली ये किया करते थे। ठीक है, पहला विषाक्त एवं सिंग से सिरा वाला था, मतलब इनका जो बाण होता था वो कैसा होता था, तो पहला जो बाण है वो विषाक्त था और सिंग के मुख वाला था। उस बाण का मुख कैसा होता था, शिंग के जैसे होता था। बाण का मुख कैसा होता था, शिंग के जैसा होता था। और जो दूसरा था वो तांबे के मुख वाला था। याद रहेगा आपको, पहला जो था वो विषाक्त था, सिंग के मुख वाला था, और जो दूसरा बाण था उसका मुख तांबे का बना होता था। पहला विषाक्त था, सिंग के मुख वाला था, और जो दूसरा था वो तांबे के मुख वाला था। याद रखना है। इसके अतिरिक्त ये बर्छी का प्रयोग करते थे, भाला, फारसा, तलवार आदि का प्रयोग ये किया करते थे। स्पेशली याद रखना है 2 बाण का प्रयोग, जिसमें से एक तांबा का बना हुआ था और दूसरा सिंग के मुख वाला था, विषाक्त था। क्लियर है, प्रश्न कुछ भी पूछ लेगा, इसलिए आपको याद रखना है। हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक भी पॉइंट स्किप नहीं करना है अगर सच में जो चाहते हो कि एग्जाम क्लियर हो जाए तो। ठीक है, सभी पॉइंट आपको याद होना चाहिए, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जितने भी प्रश्न आपको बताया जा रहा है ना, किसी पर्टिकुलर एक एग्जाम के लिए नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं वैदिक काल के राजनीतिक व्यवस्था की। तो राजा वैदिक युग के राष्ट्र या जनपद का मुखिया होता था। इस टाइम पर राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी वैदिक काल में, तो इस टाइम का जो राजा होता था ना, वैदिक युग के राष्ट्र या जनपद का मुखिया होता था। सामान्यतः राजा का जो पुत्र है पिता की मृत्यु के बाद राजा के पद को प्राप्त करता था। वही चीजें जो जन्म जन्मांतर से चलती आ रही थी कि पिता के बाद पुत्र ही राजा बनेगा, वंशानुगत वाला चीजें। ठीक है, तो राजा होता था, वैदिक युग के राष्ट्र या जनपद का मुखिया होता था, राजा का पुत्र ही नॉर्मली राजा बनता था। वैदिक सभ्यता की न्याय व्यवस्था की बात कर लें तो विचारकों के अनुसार इस काल में विधि या धर्म की सर्वोच्चता की घोषणा ही नहीं की थी। याद रखना है, इस टाइम पर विचारकों की अगर हम बात कर लें, विधि मतलब होता है कानून, या धर्म की जो सर्वोच्चता है इसकी कोई घोषणा नहीं की गई थी, वरन राजसत्ता द्वारा इसके पालन पर भी जोर दिया जाता था। ऋग्वेद में विधि व्यवहार के लिए धर्मन और बाद में धर्म शब्द का प्रयोग हुआ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत ज्यादा। ऋग्वेद में विधि व्यवहार के लिए मतलब कानून व्यवहार के लिए किसका प्रयोग किया गया है, तो विधि व्यवहार के लिए धर्मन और बाद में यही धर्म शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ऋग्वेद में ही पहली बार धर्म शब्द का प्रयोग हुआ था। विधि व्यवहार के लिए, कानून के लिए धर्मन या धर्म शब्द का प्रयोग हुआ। बार बार रिपीट कर रही हूं, ध्यान रखेंगे। वैदिक काल की बात हो रही है, ऋग्वैदिक काल में ही न्याय के लिए या विधि व्यवहार के लिए या कानून व्यवहार के लिए एक शब्द का प्रयोग हुआ जिसे कहा गया धर्मन, और बाद में यही जो धर्मन है यह कन्वर्ट हो गया धर्म में। तो कब प्रयोग हुआ था धर्म शब्द का सबसे पहली बार, ऋग्वैदिक काल में हुआ था। अब देखो, विचारकों के अनुसार इस काल में विधि या धर्म की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। वन्य प्रदेशों को साफ करके आर्य ने देश में अपने ग्रामों की स्थापना की। इस प्रक्रिया में संपूर्ण पंजाब वाला क्षेत्र हो गया आपका, सैंधव प्रदेश वाला क्षेत्र हो गया, और उत्तरी भारत वाला जो हिस्सा है हम बोल सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने अपने रहने की व्यवस्था जमाई थी। ऋग्वैदिक कालीन समाज में ग्राम सबसे छोटी राजनीतिक और सामाजिक इकाई थी, ये अभी भी है ना। सबसे छोटी राजनीतिक और सामाजिक इकाई कौन सी है हमारे समाज की, तो वो गाँव है। इस युग के प्रारंभिक चरण में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता बनी रही। आर्यजन में संयुक्त परिवार प्रथा थी, मतलब साथ में लोग रहना पसंद करते थे, एकजुट होकर के रहना पसंद करते थे। सीधे सीधे बोलूं तो ज्वाइंट फैमिली इस टाइम पर हुआ करती थी। क्लियर, तो यह पॉइंट भी आपको याद रखना है। सबसे छोटी राजनीतिक व्यवस्था क्या होती थी, तो गांव होती थी, ग्राम होती थी, जो कि अभी भी है, वर्तमान में भी है हमारे पास, कि समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो गांव है, और बड़ी कौन सी है, तो अभी हमारे यहाँ देश हो गया है। ठीक है, याद रखना है। ऋग्वैदिक काल में कैसा था, ज्वाइंट फैमिली था। आर्य मुख्यतः 3 धातुओं का प्रयोग करते थे, ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी धातु का प्रयोग करते थे आर्य, तो एक तो सोना का प्रयोग करते थे, तांबा का प्रयोग करते थे और कांसा का प्रयोग करते थे। चांदी मत कर देना। जो आर्य हैं वो 3 धातुओं का प्रयोग करते थे, सोना, तांबा, कांसा। सोना, तांबा, कांसा, सोना, तांबा, कांसा। अब देखो, महिलाएं कपड़े बुनने का कार्य करती थी। वैदिक काल में महिलाएं भी खाली नहीं बैठती थी भाई, अभी भी नहीं बैठती, पहले भी नहीं बैठती थी, खाली नहीं बैठती थी, ये कपड़े बुनने का काम किया करती थी। लकड़ी की कटाई, धातु उद्योग, बुनाई, कुंभकारी और बढ़ईगिरी आदि काम इस टाइम पर होते थे। मतलब लकड़ी की कटाई होती थी, धातु, बुनाई, कुंभकारी, बढ़ईगिरी, ये जितने शिल्प वाले काम है ना इस टाइम के लोग किया करते थे। और कौन कौन से धातु प्रयोग करते थे, ये इंपॉर्टेंट है, सोना, तांबा और कांसा। इतने सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्या क्या काम करते थे ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। धातु उद्योग, बुनाई, कुंभकारी, बढ़ईगिरी, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। संभवतः विनिमय प्रणाली की अगर मैं बात कर लूँ इस टाइम पर, तो इस टाइम पर विनिमय जो प्रणाली है, तो वस्तु विनिमय प्रणाली उस युग में भी प्रचलित रही होगी। क्यों, क्योंकि विनिमय के रूप में लोग हालांकि पैसा का प्रयोग नहीं करते थे, मतलब कोई चीज़ आप खरीद रहे हैं तो उसके बदले में आप उसको पैसा देंगे, ऐसा नहीं था। इस टाइम पर जो विनिमय प्रणाली के रूप में गाय, घोड़े और निष्क का प्रयोग होता था। ठीक है, मतलब अगर आपको मान लीजिए किसी से कोई सामान लेना है तो उसके बदले में आप उसको गाय दे दिए या एक घोड़ा दे दिए या फिर निष्क दे दिए। निष्क क्या होता है, तो निष्क संभवतः स्वर्ण का आभूषण होता था या फिर सोने का एक ढेला होता था। कुछ चीज आपने लिया तो बदले में आपने एक सोने का ढेला दे दिया, ये लो इसको तुम रखो,
दो, तुम वस्तु को हमको दे दो। आगे समझ में, मतलब उस टाइम पर भी क्रय विक्रय होता था, विनिमय होता था, लेकिन पैसे से नहीं होता था, गाय घोड़े या फिर सोने के ढेले निष्क के रूप में किया जाता था। स्वर्ण आभूषण होता था। निष्क क्या होता था? स्वर्ण का आभूषण होता था। आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जिसके फलस्वरूप लोग विनिमय क्रय विक्रय का काम किया करते थे, व्यापार अपना किया करते थे। अब हम बात कर लेते हैं वैदिक सभ्यता का समाज कैसा था। तो देखो, वर्ण व्यवस्था ऋग वैदिक कालीन समाज की व्यवस्था का प्रमुख आधार था। कैसा था? यहाँ पर वर्ण व्यवस्था था। कैसा व्यवस्था था? वर्ण व्यवस्था था। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वाभाविक गुणों के अनुरूप कार्य के चयन की स्वतंत्रता होती थी। अतः व्यक्ति के कर्म का विशिष्ट महत्व होता था, क्योंकि व्यक्ति के वर्ण का निर्धारण उसके कर्म से होता था। वर्ण शब्द की जो व्युत्पत्ति है ना, वो संस्कृत के वृज वर्णे धातु से हुई है, जिसका अभिप्राय है वर्ण करना। देखो, चौथा पॉइंट तो सबसे पहले याद रख लो कि जो वर्ण शब्द है, इसकी व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो वर्ण शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो संस्कृत के वृज वर्णे नामक शब्द से हुई है। वृज वर्णे नाम क्या है? वृज वर्णे नामक शब्द से हुई है, जिसका अभिप्राय है वर्ण करना। याद रहेगा, वर्ण व्यवस्था के बारे में मैंने बताया, स्वाभाविक गुणों पर ज्यादा जोर देते थे, क्योंकि जैसा आपका कर्म होता था उसी आधार पर आपको पद मिलता था। वर्ण शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के कौन से शब्द से हुई है? वृज वर्णे नामक शब्द से हुआ है। और ये वृज वर्णे क्या है भाई? इसका अभिप्राय होता था वर्ण करना। बार बार रिपीट कर रही हूँ, मतलब सीधा सा मतलब है कि इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक। अब हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता की साहित्यिक सामग्री की। अब साहित्यिक रूप से क्या क्या सामग्री है भाई? तो वेद की मैं अगर बात कर लूँ तो वेद आर्यों की प्राचीनतम ग्रंथ है। वेद हमारे 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इन सभी में ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, यह भी आपको याद रखना है। तो सबसे पहले ऋग्वेद आता है, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद। सबसे पहले ऋग्वेद, सबसे आखिर में अथर्ववेद, ठीक है। सामवेद, यजुर्वेद आपको याद रखना है। तो 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। बाद का कौन सा है? अथर्ववेद। पहले कौन सा है? ऋग्वेद। याद रखना पड़ेगा चीजों को, तभी चीजें याद होंगी। याद करने का अपना तरीका होता है। अब देखो, आगे हम बात कर लेते हैं ऋग्वेद के बारे में। एक एक तो वेद के बारे में समझेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले ऋग्वेद। ऋग्वेद के बारे में अगर मैं बताऊं तो ऋग अर्थात स्थिति और ज्ञान। ऋग्वेद सबसे पहला वेद है जो पद्यात्मक है। सबसे पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। ऋग्वेद कैसा वेद है? तो ये पद्यात्मक वेद है, मतलब गाना, कविता के रूप में, सुक्तियां के रूप में, सुभाषितानी के रूप में इसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे एक सुभाषितानी की मैं बात कर लूं, गाना के रूप में कई ठो मंत्र होते हैं जो ऐसे ही बोल दिया जाता है, और कई ठो मंत्र रहते हैं जो गाना के रूप में बोला जाता है। जैसे बचपन में हमने पढ़ा था, एक सुभाषितानी याद आ रही मुझे, एषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगा शरन्ति। ये आपका पद्य के रूप में, सुभाषितानी है लेकिन पद्य के रूप में, ठीक है। यही बताया गया। ऋक का अर्थ क्या होता है? तो ऋक का अर्थ होता है स्थिति और ज्ञान। ऋक का अर्थ क्या होता है? स्थिति और ज्ञान। ऋग्वेद सबसे पहला वेद है जो कि पद्यात्मक है, ध्यान रखेंगे। इसके 10 मंडल में 1028 सूक्ति है, जिसमें 11,000 मंत्र हैं। यह पॉइंट भी आप याद रखेंगे। ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल? 10 मंडल, कितने सूक्ति? 1028 सूक्ति। और कितने मंत्र हैं? यह भी आपके लिए यूनिक हो जाएगा। 11,000 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? 11,000 मंत्र हैं। इस वेद की 5 शाखाएं हैं। यह शाखा भी आपको याद रखना है। कौन कौन सी 5 शाखा है ऋग्वेद की? तो शाकल्प, वास्कल, अस्लायन, शांखायन, मंडुकायन। क्या क्या बताइए मैं? पहला शाकल्प, दूसरा वास्कल, पहला शाकल्प, दूसरा वास्कल। ये ऋग्वेद के 5 शाखा बता रही हूँ ना मैं। शाकल्प, वास्कल, अस्लायन, शंखायन, मंडुकायन। अस्लायन, शंखायन, मंडुकलायन। इसमें भौगोलिक स्थिति और देवताओं के आवाहन के मंत्रों के साथ भी और भी बहुत कुछ है। तो टोटल कितने मंत्र का प्रयोग किया गया है? 11,000 मंत्र का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद की ऋचाओं में देवताओं की प्रार्थना, स्तुति और देवलोक में उनकी स्थिति का वर्णन है, ठीक है। देवताओं का प्रार्थना कैसे करना है, स्तुति कैसे करना है, ये सारी बातें यहाँ पर बताई गई है। इसमें जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, सौर चिकित्सा, मानस चिकित्सा और हवन द्वारा चिकित्सा आदि की भी जानकारी मिली है। मतलब अगर आपको इलाज करना है तो जल के माध्यम से, वायु, सौर चिकित्सा, हवन चिकित्सा, सब की जानकारी आपको ऋग्वेद में मिल जाएगी, ठीक है। देवताओं की प्रार्थना कैसी करनी, कौन सी स्थिति, ये सारा का वर्णन यहाँ पर किया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में औषधि युक्त दवाओं का भी जिक्र किया गया है। तो कौन से मंडल में? 10वें मंडल में। याद रखना है, प्रश्न यहीं से बन जाएगा कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में औषधि युक्त यानी दवाओं का प्रयोग किया गया है, जिक्र मिलता है। तो ऋग्वेद का 10वां मंडल है जहां पर औषधि का जिक्र
जिक्र आपको मिलता है। इसमें औषधियों की संख्या 125 के लगभग बताई गई है। मतलब 10वें मंडल में टोटल कितनी औषधि के बारे में चर्चा किया गया है? तो 125 औषधि। कितनी? 125 औषधि के बारे में बताया गया है, जो कि 107 स्थानों से पाई गई हैं। औषधि में सोम का विशेष वर्णन है। ऋग्वेद में च्यवन ऋषि को पुनः युवा करने की कथा भी मिलती है। तो यह भी आप याद रखेंगे, च्यवन ऋषि को पुनः युवा करने की जो कथा है वो कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। और इस औषधि में सोम का विशेष वर्णन है, ये तो खास हो ही जाता है आपके लिए, ठीक है। मतलब ये पूरे ही लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। औषधि की चर्चा 10वें मंडल में है। 125 औषधि के बारे में बताया गया है, जो कि 107 स्थानों से मिला है। अब हम बात करेंगे यजुर्वेद का। ऋग्वेद के बाद सीधा यजुर्वेद पहुंच गया, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। अब देखो यजुर्वेद क्या है। तो यजुर्वेद का अर्थ होता है, सबसे पहले अगर इसका संधि विच्छेद करूं तो यत धनजु, यजुर, यत धनजु, ठीक है। यज्जु, यज्जु, यज्जु का क्या होगा? यत धनजु। यत का अर्थ होता है गतिशील और जू का अर्थ होता है आकाश। याद रखना है, यजुर्वेद का अर्थ बता रही हूँ। पहले तो यजु, यजु यत धनजु। यत का मतलब क्या होता है? गतिशील, और जू का मतलब होता है आकाश। इसके अलावा कर्म, श्रेष्ठतम कर्म की प्रेरणा भी यजुर्वेद का अर्थ हो जाता है, सीधा सीधा बोल तो। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियां और यज्ञ में प्रयोग किए जाने वाले मंत्र के बारे में बताया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट गद्य और पद्य, जो यहाँ पर मैंने लिखा कि यजुर्वेद की खासियत ये है कि यहाँ पर, जैसे कि मैंने ऋग्वेद के बारे में आपको क्या बताया था कि यहाँ पर यह पद्य युक्त है, यह वेद कैसा है? पद्य युक्त है। तो यजुर्वेद में गद्य और पद्य दोनों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। गद्य और पद्य दोनों ही भाषाओं में यहाँ पर लिखा गया है। गद्य और पद्य दोनों का प्रयोग किया गया है। तो गद्य और पद्य का प्रयोग कौन से वेद में किया गया है? यजुर्वेद में। याद रहेगा आपको, ऋग्वेद में सिर्फ पद्य का प्रयोग किया गया है, वहीं यजुर्वेद में गद्य और पद्य दोनों का प्रयोग किया गया है। यजुर्वेद में यज्ञ की विधि और यज्ञ के प्रयोग के बारे में बताया गया है। यज्ञ के अलावा तत्व ज्ञान का वर्णन भी यहाँ से मिलता है। यह वेद गद्यमय है। इसमें यज्ञ की असल प्रक्रिया के लिए गद्य मंत्र का प्रयोग किया गया। देखो, गद्यमय तो है ही है, लेकिन गद्य और पद्य दोनों का प्रयोग आपको यजुर्वेद में देखने को मिलता है। ये इसकी खासियत है, गद्यमय ही है ना। अब बात करेंगे यजुर्वेद। इस वेद की 2 शाखाएं हैं। कुछ और पॉइंट है यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद मुख्यतः 2 प्रकार का होता है भाई, एक होता है शुक्ल और एक होता है कृष्ण। हम बोलते हैं ना शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, वैसे ही जो यजुर्वेद है मुख्यतः 2 शाखाएं होती है, एक होता है शुक्ल, एक होता है कृष्ण। अब ये कृष्ण क्या है भाई? तो देखो, वै सम्पायन ऋषि का संबंध कृष्ण से है। कृष्ण से किसका संबंध है? कौन सी ऋषि का संबंध है कृष्ण से? तो वै सम्पायन ऋषि का संबंध है, वै सम्पायन ऋषि का संबंध है। कृष्ण की 4 शाखाएं हैं। शुक्ल का याज्ञवल्क्य ऋषि से संबंध है, शुक्ल का, याद रहेगा। कृष्ण का संबंध किससे है? वैशंपायन ऋषि का संबंध कृष्ण से है। और वहीं शुक्ल से किसका है? तो याज्ञवल्क्य ऋषि से है, याज्ञवल्क्य ऋषि से है। कृष्ण का वैशंपायन और शुक्ल का याज्ञवल्क्य ऋषि से संबंधित है। कृष्ण की कितनी शाखाएं? टोटल 4 शाखाएं हैं। शुक्ल की 2 शाखाएं हैं, इसमें 40 अध्याय हैं। कृष्ण की कितनी शाखाएं हैं? 4 शाखाएं। शुक्ल की सिर्फ 2 शाखाएं हैं। शुक्ल की जो शाखाएं हैं ना 2, इसमें टोटल 40 अध्याय है। यजुर्वेद के एक मंत्र में बृहदान्यों का वर्णन प्राप्त होता है। तो बृहदान्यों का जो वर्णन है वो कहाँ प्राप्त होता है? तो यजुर्वेद में प्राप्त होता है, ध्यान रखेंगे। तो यजुर्वेद के एक मंत्र में बृहदान्यों का वर्णन प्राप्त होता है। तो बृहदान्यों का वर्णन कहाँ प्राप्त होता है? यजुर्वेद के एक मंत्र में प्राप्त होता है। इसके अलावा दिव्य वैद्य और कृषि विज्ञान का भी इसमें प्रयोग मिलता है। यजुर्वेद में ही आपके दिव्य वैद्य के बारे में भी जानकारी मिलती है। क्या है ये दिव्य वेद? आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ कृषि विज्ञान के बारे में भी जानकारी यहाँ से अपने को प्राप्त हो जाती है। तो याद रहेगा, सारा का सारा याद रखना है। शुक्ल और कृष्ण 2 भागों में बटा हुआ है। क्या बटा हुआ है? यजुर्वेद बटा हुआ है। कृष्ण से वैशंपायन ऋषि, शुक्ल से याज्ञवल्क्य ऋषि। सॉरी, गला सूख गया लग रहा है मेरा, चिल्लाकर पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन ठीक है, आपको के लिए सब चलेगा। और आप मेरे लिए कर सकते हैं ना इतना कि सेशन को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा यार, ठीक है। चलिए, 1 हफ्ते का मेहनत है, कंटेंट रेडी करने में 1 हफ्ता लग गया, क्योंकि सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है मैं उसमें इंक्लूड करना चाहती थी। क्लियर? चलिए अब हम बात करेंगे साम वेद के बारे में। तो साम का अर्थ क्या होता है? तो साम का अर्थ होता है रूपांतरण और संगीत। सबसे पहले तो यही समझ लो, साम का क्या अर्थ होता है? रूपांतरण और संगीत, सौम्यता और उपासना भी बोल सकते हैं। इस वेद में ऋग्वेद की ऋचाओं का संगीतमय रूप है। सामवेद गीतात्मक यानी गीत के रूप में है। इस वेद को संगीत शास्त्र का मूल माना जाता है। 1824 मंत्र के इस वेद में 75 मंत्र को छोड़कर शेष सब मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। मतलब जो सामवेद है उसमें टोटल कितने मंत्र हैं? 1824 मंत्र है। कितने मंत्र हैं? 1824 मंत्र है, जिसमें सिर्फ 75 मंत्र जो है एक्स्ट्रा जोड़ा गया है। 75 मंत्र को छोड़कर बाकी जितने भी मंत्र हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। आपको याद रखना है, सामवेद में
टोटल 1824 मंत्र हैं, जिसमें से सिर्फ 75 मंत्र को छोड़कर बाकी सारे के सारे आपके ऋग्वेद से लिए गए हैं। साम का अर्थ क्या होता है? रूपांतरण और संगीत, सौम्यता, उपासना, ये आप खास करके याद रखेंगे। ठीक है, टोटल मंत्र की संख्या 1824 और मैंने क्या बताया, 75 मंत्र को छोड़कर सारा का सारा आपके ऋग्वेद से लिया गया है। यह पॉइंट आपको जरूर से याद रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है। चलिए सामवेद के बारे में थोड़ा सा और, इसमें सविता, अग्नि और इंद्र देवता के बारे में जिक्र मिलता है। याद रखेंगे सामवेद में स्पेशली कौन कौन से देवता के बारे में मिलता है, तो सविता के बारे में पता चलता है, अग्नि के बारे में पता चलता है और इंद्र देवता के बारे में जिक्र मिलता है। सविता, अग्नि और इंद्र देवता के बारे में पता चलता है। इसमें मुख्य रूप से 3 शाखाएं हैं और 75 ऋचाएं हैं। सामवेद की बात हो रही है। सामवेद में कौन कौन से देवता के बारे में पता चलता है, तो एक तो सविता के बारे में चलता है, एक अग्नि, एक इंद्र। सविता, अग्नि, इंद्र, इसमें मुख्य रूप से 3 शाखाएं हैं और 75 ऋचाएं हैं। कितनी शाखा है सामवेद की? 3 शाखा है और 75 ऋचाएं हैं। जैसे यजुर्वेद की 2 शाखा बताया था ना मैंने, कृष्ण और शुक्ल। अथर्ववेद की बात कर लें तो सबसे पहले तो थर्व का अर्थ क्या होता है? थर्व का अर्थ होता है कंपन और अथर्व का अर्थ होता है अकंपन। ठीक है, याद रखेंगे, थर्व का कंपन, अथर्व का अकंपन। ज्ञान से श्रेष्ठ कर्म करते हुए परमात्मा की उपासना में ही लीन रहना, यही है अथर्व का अर्थ। वही अकंप बुद्धि को प्राप्त होकर मोक्ष धारण करता है। इस वेद में रहस्यमय विद्या, जड़ी बूटी, चमत्कार, आयुर्वेद आदि का जिक्र आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो आपको याद रखना है अथर्ववेद की खासियत ये है कि इसमें जादू टोना, जड़ी बूटी, इन सब का पता चलता है। इसमें टोटल 20 अध्याय हैं जिसमें 5687 मंत्र है। इसके 8 खंड हैं जिसमें भेषज, वेद और जड़ी बूटी के बारे में, अच्छा ये तो मैं बता चुकी ना। इसको देखो पहले, जो आपका सामवेद हो गया, अथर्ववेद हो गया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा उपनिषद के बारे में। उपनिषद के बारे में क्या बताया जा रहा है, तो उपनिषद शब्द का साधारण अर्थ है समीप उपविशन करना, मतलब पास में बैठना, यही उपनिषद का अर्थ होता है। यह शब्द उप नि उपसर्ग सद धातु से बना हुआ है। उप नि उपसर्ग और कौन सी धातु का प्रयोग होता है उपनिषद में, तो सद धातु का प्रयोग हुआ है। सद धातु के 3 अर्थ हैं। विवरण क्या है इसका, नाश होना। सद धातु के 3 अर्थ, एक तो नाश होना, गति पाना, जानना, या फिर शिथिल हो जाना। ठीक है, उपनिषद की टोटल संख्या कितनी होती है, 108 होती है। तो यह पॉइंट भी आप याद रखेंगे। सद धातु के 3 अर्थ याद रहेगा ना, नाश होना, गति पाना या फिर शिथिल हो जाना। ये तीनों इसी के अंतर है, इसी के अर्थ है। उपनिषद का मतलब मैंने बताया ना, समीप में बैठना, गुरु के समीप बैठकर अध्ययन करना। अब हम बात कर लें अगर उपनिषद की, तो इनको निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ऋग्वेद में टोटल 10 उपनिषद है। ठीक, उसके बाद यजुर्वेद में आपके 19 उपनिषद है। देखो ध्यान रखना, ऋग्वेद में 10 उपनिषद, यजुर्वेद में आपके 19 उपनिषद। ठीक है, और यजुर्वेद में भी अगर मैं बात करूं तो जो कृष्ण यजुर्वेद है उसमें 32 है और शुक्ल यजुर्वेद में 19 है। अथर्ववेद में आपके 31 है और सामवेद में आपका 16 है। देखो ध्यान से, ऋग्वेद में कितने उपनिषद हैं, आपके 10 उपनिषद हैं। यजुर्वेद के शुक्ल में आपके 19 है और कृष्ण में 32 है। शुक्ल में 19 है और कृष्ण में 32 है। वहीं सामवेद में स से साम और स से 16 उपनिषद है और अथर्ववेद में आपके 31 उपनिषद है। याद रहेगा, ऋग्वेद में कितने उपनिषद हैं, 10 उपनिषद है। वहीं आपके यजुर्वेद के शुक्ल में 19 है। ठीक है, कृष्ण में 32 है, अथर्व में 31 है और सामवेद में आपका 16। चलो तो सबको एक बार जोड़ करके देखते हैं, सबको जोड़ने पर कितना होता है। चलिए इसका आप 10 ले लो, 32, 31 और 16 सबको जोड़ो तो ये हो गया 8 और 1 1 1 9 और 1 10, 108 टोटल हो गया ना। तो इस प्रकार से बांटा गया है। तो उपनिषद को कैसे 10 भागों में बांटा गया समझ आ गया। ऋग्वेद में 10 है, यजुर्वेद की बात करूँ तो शुक्ल में 19 है, कृष्ण में 32 है। फिर सामवेद में स से साम, स से 16 और अथर्ववेद में आपके 31 उपनिषद को शामिल किया गया है। अब देखो वेदांग क्या होता है, तो वेदांग हिंदू धर्म ग्रंथ है। इसके भी 6 रूप है। वेदांग कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है। कौन कौन सा है, तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त। देखो याद करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं, याद करना पड़ेगा। तो वेदांग कितने होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन सा होता है, तो सबसे पहले तो शिक्षा हो गया, फिर कल्प हो गया, फिर व्याकरण हो गया। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, उसके बाद ज्योतिष, छंद, निरुक्त। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, निरुक्त, ये 6 वेदांग है। शिक्षा की बात करें, शिक्षा क्या है, तो इसमें वेद मंत्रों के उच्चारण करने की विधि बताई गई है। शिक्षा में क्या बताया गया है वेदांग के अंतर्गत, तो वेद मंत्रों के उच्चारण करने की विधि बताई गई है। कल्प क्या है, तो वेदों के किस मंत्र का प्रयोग किस कर्म में करना चाहिए। जैसे कि मरनी हो रही है तो उसमें मरने वाला मंत्र पढ़ोगे ना, शादी हो रही है तो शादी वाला मंत्र पढ़ोगे, ये बताया गया है कल्प में। इसकी 3 शाखाएं हैं, श्रौत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। व्याकरण में क्या बताया गया है, तो इससे प्रकृति
प्रकृति और प्रत्यय आदि के योग से शब्दों की सिद्धि और उदात्त, अनुदात्त और स्वरित स्वरों की स्थिति का बोध होता है। तो बहुत ज्यादा कठिन है लेकिन याद करना पड़ेगा। शिक्षा किस क्या बताया गया है, तो वेद मंत्र के उच्चारण के बारे में बताया गया है। कल्प में कौन सा मंत्र का कब प्रयोग करना है ये बताया गया। इसकी 3 शाखा याद रखना है ना। कल्प की शाखा है श्रौत सूत्र, गुहा सूत्र और धर्म सूत्र। व्याकरण बता दी मैंने, प्रकृति और प्रत्यय आदि के योग से शब्दों की सिद्धि और उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित स्वरों की स्थिति का बोध होता है। किसमें पता चलता है, तो व्याकरण में पता चलता है। प्रकृति और प्रत्यय। निरुक्त क्या है, तो वेदों में जिन शब्दों का प्रयोग जिन जिन अर्थों में किया गया है उनके उन अर्थों का निश्चयात्मक रूप में उल्लेख निरुक्त कहलाता है। बहुत ही सुंदर बात यहाँ पर कहा गया। निरुक्त क्या है, तो वेदों में देखो जो जो शब्द का प्रयोग जिस जिस रूप में भी किया गया है ना, जिस जिस अर्थ में किया गया है, ठीक, उन्हीं अर्थों का निश्चयात्मक रूप में जो उल्लेख है वह निरुक्त कहलाता है। याद रहेगा क्या, वेदों में जिन जिन शब्द का प्रयोग जो है जिस जिस अर्थ में किया गया है उन्हीं अर्थों का निश्चयात्मक रूप में उल्लेख ही निरुक्त है। ज्योतिष क्या होता है, तो इसमें वैदिक यज्ञ और अनुष्ठान का समय ज्ञात होता है। ठीक है, यहाँ ज्योतिष से मतलब वेदांग ज्योतिष से है। ज्योतिष का मतलब वेदांग ज्योतिष। इसमें क्या होता है, तो वैदिक यज्ञ और अनुष्ठान का जो समय है वो ज्ञात होता है। जैसे मकर संक्रांति कब पड़ेगा, तो 14 तारीख को पड़ेगा। हाँ भाई, तो यहाँ पर आपको ये वाला यज्ञ करवाना चाहिए। तो ये सब ज्योतिष वाला बात हो रहा है यहाँ पर, है ना। फिर है छंद। छंद क्या होता है, तो वेदों में प्रयुक्त गायत्री, उष्णिक आदि छंदों की रचना का ज्ञान छंद शास्त्र से होता है। ध्यान रहेगा, तो वेदों में प्रयुक्त गायत्री, उष्णिक आदि छंद की रचना का जो ज्ञान है वो आपके छंद शास्त्र से मिलता है। तो याद रखना पड़ेगा आपको कि क्या क्या चीजें हैं, इसलिए यहाँ पर डिटेल किया गया। पुराण क्या है, तो पुराण हिंदुओं के धर्म संबंधी आख्यान ग्रंथ है जिसमें सृष्टि, लय, प्राचीन ऋषि मुनि, राजाओं के वृतांत आदि आते हैं। 18 पुराणों में अलग अलग देवी देवताओं को केंद्र मानकर पाप और पुण्य, धर्म आदि के बारे में यहाँ पर बताया गया। कर्म कर्म के बारे में बताया गया। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन यहाँ पर मेंशन कर दिया गया। अभी नहीं पूछा जा रहा है यहाँ से प्रश्न पुराण वाले पोर्शन से, ठीक है, लेकिन फिर भी याद रखेंगे कि कितनी संख्या पुराण की, 18 संख्या है। इस प्रकार से हमारा आज का क्लास खत्म होता है जिसमें हमने पूरा वैदिक काल तक कवर कर लिया। आई होप आपको समझ आया होगा। यहीं पर वीडियो को रोक रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट जो वीडियो लाऊंगी उसमें पूरा का पूरा प्राचीन इतिहास अपन खत्म कर देंगे जिसमें जैन धर्म से लेकर के आपके गुप्त काल तक की पूरी क्लास कवर होगी। क्लियर, चलिए इसी के साथ क्लास ऑफ किया जाता है। अगर वीडियो समझ आए तो लाइक शेयर जरूर से करें और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।